अब हम आज पढ़ रहे हैं अपने पास इंड AS 115 की समरी। ठीक है, तो 115 में क्या चीज है तो उसके लिए ये स्लाइड्स मैंने बनाई हैं आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि इसके अंदर क्या क्या आउट ऑफ स्कोप है, जिन जिन पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेगा। तो ये वही हैं जिन पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं 116, 104, 109, 1110। तो इन पर हमारे पास, हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें एक बात काम की है बस, अगर कोई एक्सचेंज होती है सिमिलर गुड्स की बिटवीन दी सिमिलर एंटिटीज, मतलब एक दो कंपनियां सिमिलर बिजनेस कर रही हैं और वो आपस में अपने गुड्स को एक्सचेंज करती हैं, तो वो हमारे पास आउट ऑफ स्कोप है। इस पर एक दो क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, जिसके अंदर वो कहता है कि सिमिलर गुड्स हैं, भाई उसका भी ऑयल है उसके पास भी ऑयल है, दोनों कंपनी अपना ऑयल एक्सचेंज कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उसको रेवेन्यू में कंसिडर नहीं करते, यानी आप उसको 115 में कवर नहीं करते हैं। एनीवे, स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं कहूं तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट आता है कि इसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जिसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, यानी कि रेवेन्यू कुल मिलाकर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का रेवेन्यू है, जो हमारा मेन बिजनेस है वहां से आने वाले रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कस्टमर कौन है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारी आउटपुट है, वो अगेंस्ट कंसिडरेशन हमसे ये रिसीव कर रहा है। एनीवे, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, लेकिन फिर भी इसका मेन क्रक्स ये है। मेन काम इसका शुरू होता है यहां पर, जहां पर हम 5 स्टेप मॉडल स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहले मॉडल पर हम क्या बोलते हैं कि स्टेप 1 पर हम कहते हैं कि साहब हमारे पास एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, शुरुआत में आपको चेक करना है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला। हालांकि इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो काम की बात है, हाँ आपको वैसे तो अदरवाइज सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं भी कोट करना पड़ जाए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, तो ये पॉइंट सारे काम के हैं। लेकिन स्टिल इसमें से जो रेलेवेंट है, वो रेलेवेंट कौन सी है, रेलेवेंट यही पॉइंट है, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि आपको उसकी कंसिडरेशन कलेक्ट हो जाएगी। ये हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने के लिए। फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो लीगली इन्फोर्सेबल है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन क्या होता है, ये एक हमारा टाइम बाउंड, जो हमारा बाइंडिंग पीरियड है कि कितने पीरियड के लिए दोनों पार्टियां बाउंड है, या जितने यूनिट्स को सप्लाई करने के लिए दोनों पार्टियां बाउंड है। तो ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमें क्लियरली बताता है कि किसके क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं और कितने पैसे का लेन देन किया दिया जाएगा। और उसके अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब ये कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब जो एक्सचेंज है वो डिसिमिलर गुड्स में है। जो गुड्स सिमिलर नहीं है उसमें एक्सचेंज है। तो मैंने कहा ये 3 बातें तो आपके लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको हमेशा चेक करना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि आपके पास जिस कस्टमर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको पैसा देगा कि नहीं देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और अगर मान लीजिए कस्टमर की एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे है, वो आपको पैसा देता है, आपको इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी आपके पास है कि आपको वो सिर्फ 10% रेवेन्यू ही पे करेगा, बाकी पे नहीं करेगा, तो आप अपने पास सिर्फ 10% का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वाले हैं। वैसे अगर मान लीजिए 100% की प्रोबेबिलिटी है तो आप 100% भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कब चेक करते हैं, हमारा 115 स्टैंडर्ड बोलता है 2 बार चेक करना है। पहली बार तो आपने शुरुआत में चेक करना ही करना है, ऊपर लिखा भी है एट दी कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, यानी आपने वहां तो चेक करना ही है। इसके अलावा आपने ये कब चेक करना है, इसके अलावा आपने चेक करना है जब आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एक डेट आएगी जहां पर मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, तो जिस मूवमेंट पे मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूं उस समय भी आपको ये चेक करना है कि आप तो उस समय एंट्री डाल देंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, तो देखना है कि ये पैसा आपको मिलने की संभावनाएं हैं कि नहीं है। अदरवाइज इस पॉइंट का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। ये पहले भी पुराने स्टैंडर्ड के अंदर भी आप कंडीशन चेक करते थे कि भाई अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, पैसा मिल जाएगा। और वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये प्रोबेबिलिटी रेवेन्यू रिकॉर्ड होने के बाद फेल हो जाए, once we have recorded the revenue and then the condition fails,
तो ऐसी स्थिति में फिर आपके पास ये स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा, फिर आपका 109 काम करेगा जो उस पर प्रोविजन बनाने की बात करेगा। वो बोलेगा अब हम प्रोविजन बनाएंगे, जिसकी प्रोविजन बनाने के लिए आपको कुछ उसने कैलकुलेशन बताएगा कि आप 109 में अपने पास सिंप्लीफाइड अप्रोच के जरिए आप अपनी एक प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे अपने डेटर्स पर और अपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स पर। तो हम अपने पास इसमें ये वाला पॉइंट चेक करते हैं और हमने ये लिखा भी है, चेक प्रोबेबिलिटी करेंगे व्हेन द रिकॉर्डिंग ऑफ द रेवेन्यू। अगर वो फेल हो जाता है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर वो फेल होता है आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो 109 अप्लाई हो जाता है। इसमें एक और सिचुएशन आती है जिसके ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं तो आप इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। इनमें वो क्या कहता है, वो कहता है जी आपके पास एडवांस का पैसा आ गया है। अब आपके पास एडवांस का पैसा आ गया है तो अब प्रोबेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा डूबेगा क्यों, आपको तो पैसा मिल ही गया। तो सवाल उठता है, इनके ऊपर इंस्टीट्यूट यही सवाल पूछ रहा है, कह रहा है एडवांस की रेवेन्यू को हम इनकम में कब डालें। एडवांस में जो पैसा आ गया उसे मैं इनकम में कब डालूं। आपसे मैंने फीस एडवांस में ले ली तो मैं इनकम में अपने पास डालूंगा, तो कब डालना है। तो इसके अंदर दो सिचुएशंस हमने बना रखी हैं जो कि आपके पास इंड AS 115 बोलता है। कह रहा है इसे रेवेन्यू में कब भेजेंगे, जब गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि समझ लो आपको मैं सर्विसेज रेंडर कर चुका हूं तो मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं। इसका मतलब यह कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए या मैंने सर्विसेज आपको दे दी। इतना ही नहीं, जो मैंने आपसे पैसा लिया है वो सब्सटेंशियली सेम है जितनी उसकी कंसिडरेशन है। इसका मतलब यह कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे प्रोडक्ट या मेरे सर्विसेज की वैल्यू एक्स अमाउंट है, पर आपसे जो अमाउंट मिला है वो मुझे एक्स से सब्सटेंशियली लोअर अमाउंट मिला हुआ है एज एडवांस, तो आप अपने पास रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते हैं। इसका ना रेवेन्यू बुक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सर्विसेज दे दी हैं तथा वो जो पैसा आपने लिया है वो सब्सटेंशियली सेम है और वो पैसा नॉन रिफंडेबल है, तो आप अपने पास एडवांस को रेवेन्यू में डाल सकते हो। अब आप कहेंगे सर मान लो थोड़ा पैसा मिला था, मान लो स्टूडेंट से फीस बनती है 19,500 लेकिन ले रखी है हमने सिर्फ 5,000 रुपए और हमने बच्चे को पढ़ा भी दिया, अब उसके अंदर अमाउंट सब्सटेंशियली सेम नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इस पर तो कवर नहीं होंगे। फिर ऐसे में ऐसा होगा कि हम जब अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं एंड अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल, हम तब अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मान लीजिए जब आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए उसी वक्त आप सब्सटेंशियल पैसा ले चुके हैं जो आपका नॉन रिफंडेबल है, तो जिस दिन आप गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करेंगे उसी दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो आप रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, आप लेटर ऑन रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये झगड़े वाले केस हैं। अगर सीधा सीधा केस है तो भाई आपने पैसे लगभग उतने ले भी लिए हैं, रिफंडेबल भी नहीं है, गुड्स भी दे दिए हैं, तो इट अपीयर्स की कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज। भाई उसने भी पूरे लगभग पैसे दे दिए, आपने भी पैसे सर्विसेज उसको गुड्स दे दिए हैं, तो अब झगड़ा है ही नहीं है, पैसा भी नॉन रिफंडेबल है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। बाकी सब में वो कहता है झगड़ा है, तुमने गुड्स डिलीवर नहीं किए और आपने एडवांस ले रखा है तो झगड़े वाला केस है, या आपने गुड्स दे दिए उसने आपको पूरे पैसे नहीं दे रखे, झगड़े वाला केस है। वो कह रहा है झगड़े वाले केस में जब झगड़ा सेटल हो जाएगा तुम्हारा, अब तब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, इसका मतलब इसके हिसाब से करना है। इसके अंदर जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन, एग्जाम में तो नहीं मैं बोल देता हूं एग्जाम में, लेकिन ये स्टडी या एग्जाम या बोर्ड MTP RTP कहीं ना कहीं जो है उनमें ये दो क्वेश्चन एडवांस वाले हैं और ये दो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आई थिंक कोविड से संबंधित क्वेश्चन हैं। ये 106 107 मुझे एग्जैक्टली सबका याद नहीं है, तो 106 107 में कहीं कोविड की बात आती है कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कब कर सकते हैं अगर कोविड से पार्टी उसकी वजह से बिजनेस उसका डाउन हो गया है और अब प्रोबेबिलिटी कम हो गई है रिकवरी की, तो ऐसी स्थिति में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे जब तक आपको लगता है कि आपको उस पार्टी से पैसे नहीं मिल सकते। तो ये हमारे पास स्टेप 1 के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो ये वाले थे। तो ये स्टेप 1 वाले क्वेश्चन थे। अभी ध्यान रखना स्टेप 1 भी आगे चलता रहेगा। स्टेप 1 जब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा तो डोंट एवरी टाइम आस्क कि सर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे रिकॉर्ड करें, प्रोबेबिलिटी आपको हर बार चेक करनी पड़ेगी, उस बात को भूलना नहीं। और वैसे ही आप कहें सर अगर पहले का एडवांस मिला हुआ है तो मैंने उसकी कंडीशन ही बता दी। नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 भी आप कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे ही कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पर। आपको क्या करना है, आपको जरूर देखना है कि आपके पास कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं जिनको हम PO बोलते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट करती हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा।
तो देखो, अगर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कितनी है ये चेक करना है, तो आपको इसके लिए ना सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये आइडेंटिफाई होंगी तो ये बड़ा रेलेवेंट है। अब आप कहेंगे व्हाई आर वी आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्योंकि यही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लेटर ऑन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका रेवेन्यू कैसे बुक करना है, इसका रेवेन्यू कैसे बुक करना है। हो सकता है ये रेवेन्यू एसओटी पर हो, सेटिस्फाइड ओवर टाइम, हो सकता है ये रेवेन्यू आपका पॉइंट इन टाइम हो, पीआईटी। इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप इस सर्विसेज को या इन चीजों को कैसे डिलीवर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको लगेगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे आप पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होता जाएगा। ऐसा नहीं है। यह हो सकता है कि मेरे पास वो कंडीशन ऐसी हो जाए तो पॉइंट इन टाइम पर आए, जब मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा तभी मैं 100% रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। यह भी हो सकता है कि मैं अपने पास सेटिस्फाइड ओवर टाइम करूं, मैं प्रो राटा पढ़ाए जा रहा हूं, प्रो राटा रेवेन्यू बुक करता जा रहा हूं। इसका मतलब ये शुरुआत में ही आइडेंटिफाई करना होता है कि हम जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो कौन कौन सी है, फिर उनके अंदर हम रेवेन्यू किस बेसिस पर, सेटिस्फैक्शन बेसिस क्या होगा जिस पर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और इसके अलावा हम उसका एमओपी कैसे मेजर करेंगे अगर आप एसओटी पर काम करते हैं। ये भी हम कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली कर लेते हैं। तो आप जब ऑफिसेज में काम करते हैं तो इसको ईआरपी में ही पहले आइडेंटिफाई करके हम डाल देते हैं कि साहब हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा ऐसा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पर ही यह भी चीज की जाती है। तो हमने कहा सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चेक करें, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ढूंढने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा जो प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो हमें नहीं पता प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पीओ है कि नहीं है। उन्हें देखना है कि अगर वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो ऐसे में एक कंडीशन, या दूसरा सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ये कौन सा वाला केस है पहले आपको ये चेक करना है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने प्रॉमिस कर रखे हैं गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, या तो वो हो सकते हैं डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, या वो हो सकते हैं सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो सीरीज वाले केस में ना आप अपने दिमाग में कोई एग्जांपल डाल लो, अपने मोबाइल का एग्जांपल डाल लो जिसमें आपकी मोबाइल सर्विसेज कंटिन्यूअसली चलती जा रही हैं, या आप कोई जिम का एग्जांपल दे लो कि ठीक है आपके पास जिम का एक्टिविटी लगातार चलती जा रही है, या मान लीजिए आप केबल टीवी का कोई पॉइंट ले लो, या आपने घर में इंटरनेट का एग्जांपल ले लो, जो आपको लगातार सर्विसेज मिलती रहती हैं। इनमें विशेषता क्या होती है? ये सीरीज का मतलब है कि आइटम सिमिलर इन नेचर होगी और सिमिलर इन ट्रांसफर पैटर्न होगी। तो जो मैंने आपको असल में क्या ना 115 स्टैंडर्ड में मुश्किल क्या है, सीरीज की भी क्वालिटी बता रखी है। व्हाट इज सीरीज? अब होता क्या है, हम सीरीज को बोलते हैं तो हमें लगता है हमें पता है सीरीज क्या होती है, लेकिन इसके भी दो कंडीशंस हो गई। सीरीज क्या है? जिनका सिमिलर इन नेचर और सिमिलर ट्रांसफर पैटर्न है। आपको एग्जाम में ना ये वर्ड्स कोट करने पड़ेंगे, ये वर्ड्स कोट करने पड़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? तो नेचर मैंने पहले भी कहा, नेचर मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी क्वालिटी। इसका मतलब ये कि जो सीरीज है वो सेम है, यानी वही इंटरनेट की जो क्वालिटी थी, क्वालिटी का मतलब ये मत बोलना कि स्पीड की बात कर रहा हूं, वही इंटरनेट जो आप पहले महीने ले रहे थे वही अगले महीने है, वही अगले महीने है, वही केबल टीवी पहले भी था, अगले महीने भी है, अगले महीने भी है। तो इसका मतलब सिमिलर नेचर देखोगे और सिमिलर ट्रांसफर पैटर्न है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि वो क्या डिलीवरी उसी प्रकार से होगी जैसे पहले वाली हुए थे। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो व्हाट वी कॉल, कि अगर वो सिमिलर नेचर के और सिमिलर पैटर्न में ही ट्रांसफर होने तो वी कॉल इट सीरीज। तो दो तरह के आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई पड़ते हैं रियल में जब आप काम करते हैं, या तो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं या वो सीरीज होते हैं जो प्रोमिसेस हैं। अब आपको यह देखना है कि हमारे पास वो जो प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं चाहे वो सीरीज हैं, चेक करना है क्या वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या कई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस को देखा, फिर देखा ये प्रॉमिस सीरीज में तो नहीं है कि लगातार 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 चलता जा रहा है। अगर सीरीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सीरीज के लिए बाद में ना हम आपसे बात करेंगे कि इनमें स्ट्रेट लाइन मेथड से या किसी और मेथड से हम अपने पास सेटिस्फैक्शन बेसिस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक सीरीज हो गई और एक हमारे पास हो गए डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब सवाल यह है कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है। तो जब मैं आपके साथ ना क्वेरी सेशन पहले भी ले रहा था तो आप लोग जो गलतियां कर रहे थे, मैं बोलता था कि बताओ बेटा ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है कि नहीं है, तो बच्चा ना कंडीशनों से आंसर नहीं दे रहा होता।
वो कहीं और से आंसर दे रहा होता। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं अपने पास सारी चीजों को कॉम्पैक्ट कर दूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, जो हमारे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, या हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, जो सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है। तो वर्ड डिस्टिंक्ट पर आकर जोर दे रहा हूं मैं। डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट वो है जो दो शर्तें पूरी कर दे। कस्टमर कैन बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन या फ्रॉम द रिसोर्सेज विच आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट्स। इसका मतलब हम बोलते हैं जिसमें कस्टमर से जो कस्टमर उसे लेगा वो बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन, यानी कस्टमर को अपने आप वो जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज देने उससे उसका फायदा मिल सकता है। उसे फायदा चाहिए कि नहीं मैंने नहीं बोला, हमने कहा जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने दिए हैं कस्टमर को उसका फायदा मिल सकता है, इंडिपेंडेंटली उसको फायदा मिल सकता है। या तो वो अपने पास उनको एज इट इज कंज्यूम कर लेगा या उसके रिसोर्सेज बाजार में लेगा और उससे भी वो ले सकता है बेनिफिट। इसके लिए मैंने टिप बताई थी। वो टिप क्या थी? टिप ये बताई थी, अगर एंटिटी उन गुड्स को रेगुलरली अकेला अकेला बेचती है तो ये पहली कंडीशन हो गई। इसका मतलब अगर वो एंटिटी अकेला अकेला सेल करती है तो पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा कौन सा हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। शॉर्ट में आगे ना पढ़ूं तो मैं कह सकता हूं कस्टमर को भी वो अलग अलग ही चाहिए। तो मैं दोनों बातों को जोड़ के पढ़ूं तो क्या बनता है? मैं कहना चाहता हूं हम अलग अलग रेगुलरली मार्केट में सेल भी करते हैं और कस्टमर भी उन्हें इंडिपेंडेंटली ही चाहता है। अगर ये दोनों बातें हो जाएं तो वी कॉल इट कि दिस इज वन डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज और ये एक पीओ है। तो जैसे मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए के भी हमने प्रॉमिस कर रखा है कि हम ए गुड्स भी देंगे और बी गुड्स भी देंगे। तो देखना है ये ए गुड्स और बी गुड्स क्या ये दोनों अलग अलग पीओज हैं कि एक ही पीओ है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है हम ए गुड्स भी देंगे और बी गुड्स भी देंगे, तो क्या ये एक पीओ है? तो पहले देखेंगे क्या ए बी को हम अकेले अकेले रेगुलरली सेल करते हैं। मान लो जवाब मिलता है हाँ, फिर सवाल पूछेंगे क्या कस्टमर को भी ये अलग अलग ही चाहिए या ए बी को जोड़ करके इंटीग्रेट करके कस्टमाइज करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चाहिए। अगर हम भी अकेले अकेले बाजार में रेगुलरली देते हैं और कस्टमर को भी अलग अलग चाहिए तो दो पीओज हैं। और अगर मान लीजिए हम रेगुलरली ए और बी को अलग अलग देते ही नहीं है बट इस कस्टमर को दे रहे हैं तो यानी पहली कंडीशन बेकार हो गई, हम देते ही नहीं यानी कस्टमर उसको बेनिफिट ही नहीं होता, तो फिर ये एक पीओ है। या हम रेगुलरली देते हैं बट कस्टमर उन्हें जोड़ के देखना चाहता है, तो इसका मतलब हम अपने पास इन कंडीशंस को देखते हैं कि अगर ए हम सेपरेटली बेच रहे हैं, बी भी हम सेपरेटली बेच रहे हैं, तथा ये पहली कंडीशन हो गई। और सेपरेटली आइडेंटिफाई मतलब कस्टमर को इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे इन दोनों को अलग अलग ही लेना है, या उनकी आपस में कोई कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन नहीं है। ए विल नॉट चेंज ड्यू टू बी, A will not get integrated into B, या A will change, B will change। इसका मतलब वो डिपेंडेंट भी आपस में नहीं है, कस्टमाइजेशन भी नहीं है, यानी पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए हम जो वादे कर रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो अलग अलग बिकते हैं और कस्टमर को अलग अलग चाहिए, तो हम बोलेंगे कि साहब ये हमारे पास क्या है, दीज आर आवर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे बाद में जब एलोकेशन करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस का, तो दो पीओ है तो दो में एलोकेट हो जाएगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं कि नहीं है। तो ये कंडीशन आमतौर पे बच्चे भूल जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है तो ये भूल जाते हैं। तो मुझे आप इसके ऊपर फिर से ये वादा करो कि आप ये नहीं भूलोगे कि भाई इतनी सी बात ही तो है। इसके ऊपर हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन 10, 12 है, इसमें भी क्वेश्चन 16, 19 है। तो मुझे क्वेश्चन ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन इसके अंदर 10 और 12 में कुछ ऐसा था कि वो प्लांट को आपस में जोड़ रहे थे। प्लांट था, वाटर प्योरीफायर प्लांट था, उस प्लांट के अंदर उसने कई चीजें आपस में इंटीग्रेट करके देनी है। हम अलग अलग चीजें बेचते हैं पर कस्टमर को सब जोड़कर उसको चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इंटीग्रेशन है।
फिर कस्टमाइजेशन के ऊपर भी था, उसने कहा था एक जगह पर एक क्वेश्चन में कि भाई हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और डिजाइन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, जैसे डिजाइन चेंज करते हैं बिल्डिंग चेंज हो जाती है, या जैसे बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिजाइन चेंज कर देते हैं। इसका मतलब दोनों आपस में डिपेंडेंट है, तो डिजाइन और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन दोनों एक पीओ मानी जाएगी। ओके वैसे ही अगर उनमें डिपेंडेंसी है कि अगर ए चेंज होगा और बी चेंज होगा, असल में ये दोनों काफी क्लोज हैं, इनको इकट्ठा भी लिया जा सकता है, तो ये सब सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो एक पीओ है। और अगर मान लीजिए ये नो है, अगर मान लो नो 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 है, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। और अगर हम सेपरेटली उनको सेल भी करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो इसके ऊपर आपको ना थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको जजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आरटीपी में है भी है, जिसमें उसने कहा एक बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग के अंदर ना स्टेयर्स हैं, लिफ्ट है, और ऐसे करके बिल्डिंग के अंदर कई चीजें बना रहे हैं। हम किसी को जब फ्लैट सेल करते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई आपको हम ये फ्लैट दे रहे हैं, साथ में स्टेयर भी दे रहे हैं, साथ में तुम्हें पार्किंग भी दे रहे हैं, तो क्या ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? तो मैं क्या कहूंगा क्या वो स्टेयर्स का इस्तेमाल कस्टमर कह सकता है कि नहीं नहीं मुझे स्टेयर नहीं चाहिए, मुझे खाली फ्लैट चाहिए? क्या कस्टमर कैन बेनिफिट ऑन इट्स ओन विदाउट स्टेयर्स? तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, स्टेयर के साथ ही उसका बेनिफिट है फ्लैट का। इसका मतलब कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट ऑफ द फ्लैट विदाउट स्टेयर्स। इसका मतलब क्या हो गया, वो स्टेयर उसका पार्ट है, जब उसका पार्ट है तो देयर इज ओनली वन पीओ। वैसे ही पार्किंग के ऊपर आता है कि भी क्या पार्किंग, तो पार्किंग एक अलग है, क्या कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द फ्लैट विदाउट पार्किंग ऑल्सो? द आंसर इज यस। अब देखना यह है क्या कस्टमर को भी ये अलग से चाहिए? कस्टमर ने मान लो कह रखा है कि मुझे पार्किंग की फैसिलिटी इंटीग्रेट करके फ्लैट के भीतर ही डाल के दो, तो इन दैट सिचुएशन तो ये एक पीओ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है तो आपके पास ये सेपरेट दो पीओज भी हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर है जिसको आप जरूर देख कर जाएं, क्योंकि वो पॉसिबली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, और उसके अंदर वो जो क्वेश्चन है वो इन्हीं लिस्ट में से है, शायद 122 नंबर क्वेश्चन होगा, एक बार चेक कर लेना फिर से वो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में आया हुआ। फिर एक और भी पॉइंट्स डिस्काउंट वाउचर को या लॉयल्टी पॉइंट को हम लोग सेपरेट पीओ मानते हैं, उनमें यह कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं है, डिस्काउंट वाउचर या लॉयल्टी पॉइंट को हम सेपरेट पीओ मानते हैं। लेकिन कुछ डिस्काउंट वाउचर्स को और कुछ एक को हम ऐसा नहीं भी मानते हैं। हमने क्या बोला, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कैश रिडम्पशन है, किसी की भी कैश रिडम्पशन है, तो वही डिस्काउंट वाउचर की बात, अगर मान लो कोई डिस्काउंट वाउचर है जिसकी कैश रिडम्पशन है, यानी कैशबैक मिल जाएगा, वो यहां पर नहीं आएगा, उसके लिए अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उसको हम कैशबैक बोलते हैं कि कैशबैक है तो उसको हम कंसिडरेशन रिडक्शन के रूप में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए ये डिस्काउंट वाउचर की बात करें तो ये कौन सा वाला है, जिसके अंदर कैश नहीं मिलता है, जो कि डिस्काउंट यूज करने के लिए है, यानी आप फ्यूचर परचेज में जिसका यूज करेंगे। वैसे ही लॉयल्टी का भी आप फ्यूचर में परचेज करने के लिए यूज करेंगे। एंड दूसरी बात, इट इज नॉट फॉर रिन्यूअल ऑफ द सेम सर्विसेज। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन इस पर भी है, वो सेम सर्विसेज का रिन्यूअल है, हमने कहा भाई साहब यही सर्विसेज अगले महीने भी ले लेना तो आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने पास उसे लॉयल्टी पॉइंट्स की तरह ट्रीट नहीं करते, आप उसके अंदर एवरेज रेवेन्यू निकाल करके आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो। तो दो बातों को हमने कह दिया अलग, हमने कहा कैश बैक की बात अलग कर रहे हैं और इसके अलावा रिन्यूअल की बात हम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्काउंट वाउचर होते हैं वो एक अलग पीओ मानी जाती है, तो इस पीओ को हम अलग ट्रीट करते हैं। अब आपने जब पीओ को आइडेंटिफाई कर लिया तो हर पीओ के लिए आपको सेटिस्फैक्शन बेसिस भी देखना पड़ेगा कि आपकी सेटिस्फैक्शन बेसिस क्या है। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या हो गया कि आपने देखना है कि आप अपने कस्टमर को कंट्रोल उस एसेट का, गुड्स का या सर्विसेज का कब दे रहे हैं, हम उसका कंट्रोल कब दे रहे हैं। तो वो कंट्रोल कैसे कैसे दिया जा सकता है, या तो सेटिस्फाइड ओवर टाइम दिया जा सकता है या पॉइंट इन टाइम दिया जा सकता है। सेटिस्फाइड ओवर टाइम क्या है, अगर कस्टमर रिसीव करता है और कंज्यूम करता है वो बेनिफिट साइमल्टेनियसली, इसका मतलब अगर मान लीजिए, अब मैं एसओटी की बात कर रहा हूं सरल भाषा में, किन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन लगाना है, यानी कि हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन वाले तरीके पे रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे। मैं कोई क्लासेस आपको दे रहा हूं,
तो मुझे डिग्री पर काम करना चाहिए कि पूरी सर्विसेज देने के बाद करना चाहिए? तो हमारा स्टैंडर्ड में क्या बोलता है, कहता है कब कब डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। कहता है नंबर 1, जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं और कंज्यूमर साथ के साथ उसका बेनिफिट ले रहा है, साइमल्टेनियसली ले रहा है। इसके अंदर टिप क्या दी थी, री परफॉर्मेंस इज नॉट नीडेड, यानी कि वो काम जो ऑलरेडी कर दिया है दोबारा काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा होगा तो आपको एसओटी पर रिकॉर्ड करना है। या दूसरा क्या था कि कोई हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिससे क्रिएट हो रहा है या इनहेंस हो रही है वैल्यू विच इज इन द कंट्रोल ऑफ कस्टमर, यानी जिस एसेट को हम जिस पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे पास मैंने इस पर व्हाइट वॉश का एग्जांपल दिया था आपको कि मान लीजिए हम आपके मकान को आकर व्हाइट वॉश कर रहे हैं, तो आपके मकान की वैल्यू इनहेंस कर रहे हैं या आपको बेनिफिट दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास इन दैट सिचुएशन भी आपको अपना रेवेन्यू एसओटी पर रिकॉर्ड करना चाहिए। जितने परसेंट भी उन्होंने काम कर दिया उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए परसेंटेज बेसिस पर कि मैंने इतना काम कर दिया। वैसे ही आपकी जमीन पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, तो मैं आपकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो वैल्यू ऑफ एसेट की आपके यहां बन रही है, मेरे यहां थोड़ा ना बन रही है। तो मुझे अपने पास क्या करना चाहिए, मुझे डिग्री ऑफ कंप्लीशन पे लेना चाहिए। तो जो भी लोग आपकी जमीन पर आकर मकान बना रहे हैं वो सारे एसओटी पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। लेकिन डीएलएफ मान लो फ्लैट बना रहा है, डीएलएफ फ्लैट बना रहा है, अपनी जमीन पर अपने ही फ्लैट बना रहा है, वो इसमें कवर नहीं होगा क्योंकि उसने तो अपने पास ही बनाना शुरू कर दिया ना। इसका मतलब आपको अपने पास देखना है कि डीएलएफ अगर फ्लैट बना रहा है तो कंज्यूमर बेनिफिट और रिसीव क्या साइमल्टेनियसली कर रहा है? नहीं। क्या डीएलएफ अपना ही एसेट इनहेंस कर रहा है? हां, वो किसी का थोड़ा ना इनहेंस कर रहा है। तीसरा, एंटिटी की परफॉर्मेंस जो हम काम कर रहे हैं डज नॉट क्रिएट एनी एसेट विच हैज ऑल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी। यानी अगर मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑडिट कर रहे हैं तो आप कोई वैल्यू कोई एसेट जनरेट थोड़ा ना कर रहे हैं। आप अगर ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो आप कोई एसेट थोड़ा ना बना रहे हैं जो आपके काम का हो। आपने कुछ ऑडिट वर्किंग पेपर की फाइल बना ली, मान लीजिए आप ऑडिट छोड़ दें तो वो आपके लिए कोई जो फाइल है वो आपके लिए कोई एसेट थोड़ा ना बन गया। यानी कि आप जो कर रहे हैं उससे कोई ऐसा एसेट नहीं बन रहा जिसका आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, तथा आपके पास लीगल राइट है कि आप अपने पास चाहें तो उसके पैसे मांग सकते हैं। तो ऐसे में आप एसओटी बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मुझे फटाफट से बताइए, ऐसे ऑडिट्स जिनके अंदर आप काम करते हैं और आप प्रो राटा काम के भी पैसे ले सकते हैं, तो उनके केसेस के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आप कोई ऑडिट कर रहे हैं जिसके प्रो राटा रेवेन्यू भी आपको मिल सकता है, आपका लीगल राइट है उस पैसे को लेने का, तो क्या ऐसे केसेस में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? आप एसओटी पर जितना ऑडिट कर लिया उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। मान लो बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हैं और आपको पता है जितना काम कर दिया उतने पैसे मिलेंगे, तो जितना आपने काम कर दिया उतना रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑडिट है जिसमें आप पेमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकते, आप ऑडिटर हैं, आपने ऑडिट कर रहे हैं, आधा ऑडिट कर दिया और अचानक आपके ऑडिट असाइनमेंट खत्म हो गई, अब आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्फोर्सेबल भी मान लो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते एसओटी पर। फिर ऐसे में रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? व्हेन ऑडिट इज कंप्लीट। इसका मतलब आपको अपने पास ना इन सिचुएशंस को बार बार से देखना पड़ता है। तो आप इनके ऊपर टू अंडरस्टैंड मोर आप इनके क्वेश्चंस को जरूर देखें। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है, तो आप इनको देखेंगे तो इनके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे देखने वाले। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी है और कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एसओटी पर है, जो एसओटी पर नहीं है वो सारे के सारे पीआईटी पर है। तो पीआईटी की कोई अपनी कंडीशन नहीं है, जो एसओटी में नहीं क्वालिफाई कर पाता वो पीआईटी पर है, पीआईटी पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए सेटिस्फाइड ओवर टाइम की भी इतनी सारी क्वेश्चंस के अंदर आपके पास लिस्ट है और इस पर भी आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं और यहां पर भी आपको जजमेंट चाहिए। और देखिए जब आपके क्वेश्चन में जजमेंट आती है ना तो आपको थोड़ा उलझाने वाला काम लगता है। तो जजमेंट है तो आपको अपने पास इसके अंदर कहीं ना कहीं ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। तो मैंने कहा आपके सवालों में या तो यहां जजमेंट आएगी
या आपके सवालों में यहां जजमेंट आएगी। तो इतना ही ध्यान रखना है ना, इसी के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। नोटिस करना, और कहीं लिखा भी नहीं है। क्वेश्चन भी कहां पूछे जा रहे हैं, इस पॉइंट पर पूछे जा रहे हैं, या कहां पूछे जा रहे हैं, इस पॉइंट पर पूछे जा रहे हैं, और नहीं पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने क्या जो बात करी, इससे पहले हमने सिर्फ एडवांस की बात करी और आपकी प्रोबेबिलिटी की बात करी, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वापस चलते हैं और यहां पर आते हैं, और ये मैं आ गया इधर। जब आपने एसओटी आइडेंटिफाई कर लिया, पीआईटी की बात नहीं कर रहा, जब आपने एसओटी आइडेंटिफाई कर लिया तो एसओटी के अंदर आपके पास एमओपी भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मेजर ऑफ प्रोग्रेस। आपको डिग्री निकालनी पड़ती है, क्योंकि एसओटी में ही तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी, तो वहीं डिग्री निकालेंगे। जिसमें एसओटी नहीं है वहां डिग्री क्यों निकालेंगे? डिग्री वाला केस को एसएटी बोलते हैं, एसओटी बोलते हैं। इसका मतलब आपको अपने पास डिग्री निकालेंगे। अब डिग्री जो निकालेंगे ये कब निकालेंगे? ईच रिपोर्टिंग डेट पर निकालेंगे कि आपने इस डेट तक इतना रेवेन्यू बुक कर लिया है, तो आप उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वाले हैं। अल्टीमेटली ये चीज जब रिपोर्टिंग डेट पर आप करेंगे तो उसके अंदर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की, इस बेसिस पर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, एमओपी में अगर वो सीरीज ऑफ सर्विसेज है, सीरीज ऑफ गुड्स नहीं बोला, सर्विसेज बोला है, सीरीज ऑफ सर्विसेज है, जैसे इंटरनेट था, या जैसे आपका जिम था, या केबल टीवी था, उनमें आप अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। इस पर भी आपके पास 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्होंने। तो इसका मतलब एक तो हो गया सीरीज, ये वो सीरीज है जो एसओटी पर आती है। इसका मतलब जैसे जैसे आपको इंटरनेट मिल रहा है वैसे वैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसका ना एसओटी का बेसिस हो गया। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? डिग्री पर बेस्ड होगा। हम हर महीने अपने पास डिग्री पर रिकॉर्ड करेंगे। अब उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरनेट की डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन पर बुक कर लो। वैसे ही जिम की बात करते हैं, तो जिम के अंदर कंपनी अब बेनिफिट दे रही है, हम बेनिफिट दे रहे हैं, आप जिम की सर्विसेज ले रहे हैं, मान लीजिए हम बेनिफिट दे रहे हैं आपको, तो हम बेनिफिट दे रहे हैं और आप हाथ के हाथ कंज्यूम कर रहे हैं, तो एसओटी बेसिस हो गया। हम डिग्री पर बेस्ड रेवेन्यू निकालेंगे, लेकिन डिग्री कैसे निकाले कि आपका कितने % काम हो चुका है? तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेकर चलते हैं। तो जहां सीरीज होती है वहां पर ऐसा करते हैं। अगर सीरीज ऑफ गुड्स होता है तो उनके अंदर आपके पास क्या है ना, जितने प्रोपोर्शन में आप गुड्स डिलीवर कर चुके होते हैं उतने प्रोपोर्शन में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। भाई आपके पास कहीं सीरीज है कि आपको हर महीने 100 यूनिट्स देने हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो बराबर बराबर है तो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। लेकिन किसी महीने में 100, किसी महीने में 50, किसी महीने में 200, किसी महीने में कुछ देना है, तो जितने जितने % आप अपने पास काम करते जाएंगे उतना उतना रेवेन्यू का निकालेंगे। सर्विसेज में आपके पास कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिमिलर सर्विसेज थी, तो वहां पर आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा देते हैं। दूसरा है कि वो डिग्री कैसे पता चलेगी। तो डिग्री निकालने के लिए एक है आउटपुट मेथड और एक है हमारे पास इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड में क्या है? सर्वे मेथड, जिसके ऊपर आपके पास 1-2 क्वेश्चन भी हैं। ऐसे यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड या माइलस्टोन मेथड भी होता है, जिसका कोई क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं है। सर्वे मेथड में क्या है, आपको डिग्री बता दी जाएगी, इतनी डिग्री है। जहां डिग्री बता ही दी तो दिक्कत ही नहीं है। ये डिग्री बताएगा कब? आज नहीं बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे नहीं बताएगा। बताएगा कब? ये डिग्री बताएगा आपको जब आप रिपोर्टिंग डेट पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को शुरुआत में देख लिया, इसमें कितनी पीओ है मैंने शुरुआत में ही देख लिया। इन पीओ के अंदर जो हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देंगे, इन पीओ का सेटिस्फेक्शन बेसिस क्या है, मुझे पता चल गया कि इसका सेटिस्फेक्शन बेसिस एसओटी है, तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। डिग्री कैसे निकालेंगे? मैंने कहा मैं एक्सपर्ट से डिग्री पूछूंगा, बैठ जाओ। अब उसके बाद एक्सपर्ट ही आपको डिग्री बताएगा, रिपोर्टिंग डेट आएगी वो डिग्री बताएगा, रेवेन्यू बुक कर लेना। इसका मतलब, और अगर आपने कोई सर्विसेज दे रहे हैं, पहले ही दिन तय कर लिया कि सर्विसेज हैं, तो ये भी हमने कह दिया ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर मैंने उसको देख लिया ये भी एसओटी पर बेसिस है, आज ही आइडेंटिफाई करके बैठ जाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है या परसेंटेज पर होना है, जैसा भी है हम आज ही तय कर लेते हैं। कई बार हमें इनपुट मेथड लगाना पड़ता है, रेदर इसके ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर प्रमुख मेथड जो है वो है कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड। ये वही है जो आपका पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हुआ करता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वही कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड होता है। कॉस्ट टू कॉस्ट में क्या होता है, हम अपने पास कॉस्ट इनकर देखते हैं, ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट होती है, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट देखते हैं, ये भी हमारी टोटल है। ये बेस्ट एस्टिमेट लिए जाते हैं रिपोर्टिंग डेट पर। तो रिपोर्टिंग डेट पर आप कितनी कॉस्ट क्यूमुलेटिवली आज तक खर्च कर चुके, डिवाइडेड बाय द बेस्ट एस्टिमेट, आज आपका बेस्ट एस्टिमेट क्या है, ये डिग्री निकालता है। इसमें एक झंझट वाला पॉइंट आता था, अगर आपको पता हो,
अगर कोई सब्सटेंशियल एसेट है जिसकी वैल्यू सब्सटेंशियल है, कस्टमर उसका बेनिफिट ले लेगा, कंट्रोल ले लेगा तुरंत, और उस एसेट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, तो ऐसे में जब डिग्री निकालनी है तो आपको अपने पास इसे माइनस करके दिखाना है, इधर से भी और इधर से भी। इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने 2-3 दफा सवाल पूछ रखे हैं। कभी वो बोलता है एयर कंडीशनर है, डिग्री निकाल कर दिखाओ, कभी वो बोलता है एलिवेटर्स हैं, डिग्री निकाल कर दिखाओ। तो बच्चा कहता है यार ये कहां से आ गया, मतलब अल्टीमेटली स्टैंडर्ड के अंदर ये डिग्री निकालने को बोल रहा है। अच्छा, डिग्री कब निकलेगी? डिग्री इंसेप्शन पे नहीं निकलेगी। इंसेप्शन पे तो हम मेथड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिग्री तो रिपोर्टिंग डेट पर ही निकलेगी। तो हम रिपोर्टिंग डेट पर, हर रिपोर्टिंग डेट पर बेस्ट एस्टिमेट लेते हैं, कितनी कॉस्ट इनकर्ड है, माइनस अगर कोई ऐसा सब्सटेंशियल एसेट है जिस पर बिना मॉडिफिकेशन के कस्टमर कंट्रोल ले लेगा, जैसे एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट हैं, हम उनको हटा देते हैं कॉस्ट इनकर्ड में, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट में से भी हटा देते हैं उनको, और बैलेंस पर आप डिग्री निकाल लेते हैं। और वो जो आपकी कॉस्ट हटाई थी उसको भी रेवेन्यू में इंक्लूड कर देते हैं। कब इंक्लूड करते हैं? व्हेन द कंपनी इनकर्स दैट एक्सपेंडिचर। आप उस समय उतना एज इट इज जितना खर्चा उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो दिस हैपेंस लाइक दिस। ये भी हमने अपने पास आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहां आ जाता है हमारे पास एक छोटा सा समरी। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, जिसके अंदर मेनली हम पैरा 9 का टेस्ट करते हैं। पैरा 9 वही प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट है और पैरा 15 हमारा एडवांस वाला टेस्ट है। तो इसका मतलब हमने देख लिया हमारे कस्टमर से, कस्टमर खराब नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये पहली चीज चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि आपके प्रॉमिसेस और उसमें कौन कौन सी पीओज हैं। तो मैंने कहा वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या क्या हो सकती हैं। एक तो डिस्काउंट वोचर हो सकता है, जिसको मैंने अलग से ही बताया था कि डिस्काउंट वोचर हमारे पास अलग चीज है। फिर ये कोई और पीओ है जिसको मैंने कह दिया ये एसओटी पर बेस्ड होगी। अब ये पीओ कैसे आइडेंटिफाई करते हो? पीओ आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हो कि ये जो पीओ है इनमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो रेगुलरली अलग अलग बिकते भी हैं, और अगर मान लो कस्टमर उनके अंदर अलग अलग बेनिफिट अलग अलग ही लेना भी चाहता है तो आप उनको 2 पीओ बोल देते हो, वरना आप उनको 1 पीओ बोल देते हो। तो ये हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा, उन पर बेस्ड ये पीओज हैं। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि मान लो ये पीओटी एसओटी का है, ये पीओ जो था हमारा ये भी एसओटी का है, ये पीओ भी मैंने कहा मान लो एसओटी का है, ये पीओटी जो है हमारे पास पीआईटी का है, और मैंने कहा ये पीओ जो हमारे पास है सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड सीरीज है। अगर सीरीज है तो मैंने कहा अपने पास सीरीज ऑफ सर्विसेज है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट वोचर को हमने अलग से डील किया है। ये हो सकता है कि इस पीओ के लिए हमने सर्वे मेथड को अडॉप्ट कर लिया हो, इसके लिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड लगा दिया हो। इसमें हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड और इसमें सब्सटेंशियल एसेट वाला क्लॉज लग जाए, और इसमें अंदर पीआईटी है। पीआईटी में तो आपको डिग्री निकालनी नहीं है, पीआईटी में तो जब आप काम करेंगे, जब गुड्स डिलीवर कर देंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो आई ट्राइड कि आपके पास डिफरेंट सिचुएशन में आपके दिमाग में आ जाए कि हम पहले पीओ आइडेंटिफाई करेंगे इन 2 चीजों पर, फिर उसके बाद हम एसओटीज आइडेंटिफाई करेंगे। एसओटी को आइडेंटिफाई करने की वो कंडीशन थी कंज्यूमर सेम टाइम पर बेनिफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा, और इसके अलावा हमारे पास डिस्काउंट वोचर को हमने अलग से डील करने को बोला ही था। हमने कहा साहब इसके अंदर हमारे पास सर्वे मेथड में हो या कोई भी हो तो यहां पर हमको अपने पास एक्सपर्ट से परसेंटेज पूछनी है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे जो कि पुराने जमाने के क्वेश्चन थे। सर्वे मेथड में आप जब रेवेन्यू निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं? देखो, रेवेन्यू निकालने का तरीका कॉमन है। रेवेन्यू निकालना है तो आपके एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, जो बाद में बताएंगे कैसे, मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन माइनस रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। यही फॉर्मूला है, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो। हम अपने पास ऐसा करेंगे, और कॉस्ट भी कैसे ले लेंगे, जो हमारी इनकर्ड कॉस्ट है इनटू डिग्री। तो अगर एक्सपर्ट वाला केस होगा तो डिग्री अलग आ रही होगी, तो ऐसे में आपके पास यहां वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है कि इनकर्ड कॉस्ट तो कुछ और है, एक्सपर्ट ने डिग्री कुछ और बता दी, तो यहां कोई परसेंटेज की वजह से क्या निकलाएगा, आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस निकल जाएगा। और अगर आपने सीटीसी बेसिस पे किया होगा तो आपके पास जितनी इनकर्ड कॉस्ट है उसको आप डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वही आएगा। इट शुड बी टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, जो आपकी टोटल कॉस्ट है। तो हम उसके हिसाब से अपने पास वो परसेंटेज को कर लेते हैं, माइनस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकलाएगा आपके पास, ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। रेवेन्यू जब भी बुक करेंगे, क्योंकि एसओटी पर आप रेवेन्यू हर साल बुक करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे बुक करेंगे, तो आपको पैराग्राफ 9 फिर से चेक करना पड़ेगा।
जो पीआईटी वाले बेसिस थे, जिसके अंदर रेवेन्यू आपका पीआईटी पर बेस था, उसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर देंगे? जितना एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस है, जिस दिन आप गुड्स डिलीवर करेंगे उस दिन आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। स्ट्रेट लाइन बेसिस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन आपके पास प्रो राटा टाइम बीता उतने पीरियड का रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो यही फॉर्मूला बार बार चलता है। डिस्काउंट वाउचर को हमने बाद में डील किया हुआ है, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। स्टेप 3 पर जो कि आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम फिर से एक बार देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं अभी तक अगर देखें तो इस पॉइंट पर तो मैंने समराइज किया है, यहां तो समराइज किया है। क्वेश्चन वही चल रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे, जजमेंट वाले क्वेश्चन यहां तक, और यहां जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। दीज वर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, जिसके अंदर आपको, इसमें तो आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, इसमें आपको डिग्री निकाल कर दिखानी है, तो कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है ये। अब बारी आती है ट्रांजैक्शन प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या क्या होगा? तो मैंने कहा साहब ट्रांजैक्शन प्राइस या तो कैश में हो सकता है या नॉन कैश हो सकता है। तो कैश में होगा तो दिक्कत ही नहीं है, नॉन कैश है तो हमने आपके साथ एक बात करी। नॉन कैश मतलब एक्सचेंज, जो एक्सचेंज आपने बाहर कर रखी है, जो आपके पास आउट ऑफ स्कोप है, वो कौन सी थी? सिमिलर एक्सचेंजेस, उनको तो हमने पहली बार कर दिया था। बाकी एक्सचेंजेस यहां पर है, यानी हमने गुड्स दिए हैं और बदले में कोई चीज ले ली है, हमने कोई शेयर्स ले लिए हैं, या हमने कोई लैंड ले ली है, या हमने कोई मशीन ले ली है, ठीक है। ऐसे में तो सबसे पहली बात समझो, हमारी फेयर वैल्यू क्या होगी? जो कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू है वो रेवेन्यू में लेनी है। रूल इज फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। इसका मतलब यह कि जब भी आप कोई गुड्स और सर्विसेज देते हो जिसके बदले में आपको क्या मिलनी है? नॉन कैश कंसिडरेशन। तो रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू ये नहीं होगा कि आपने अपने पास से क्या दिया, रेवेन्यू होगा कंसिडरेशन, जो आपने कंसिडरेशन ऑब्टेन की है। शब्दों पे ध्यान दें, जब आप इंड या 16 पढ़ते हैं तो वहां पर भी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, पर वहां कंसिडरेशन का मतलब कुछ और हो जाता है। वहां होता है हमने जो दिया, क्योंकि वहां हम कंसिडरेशन पे करते हैं, यहां पर हम कंसिडरेशन लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं जो फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन हमको मिली है उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब इसका इंड या 16 के साथ अगर तुलना करेंगे तो उल्टा हो गया। वहां देखते थे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, यहां देख रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑब्टेन्ड, क्योंकि दोनों केस में है ये कंसिडरेशन, एक में हम पे कर रहे हैं, एक में हम रिसीव कर रहे हैं। तो हमें लेनी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है। द कॉमन कॉन्सेप्ट इज कि लेनी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, एक में अलग है, एक में अलग है। इसमें झगड़ा यह आता है कि वो फेयर वैल्यू कौन से दिन की लेनी है। वो आपने डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन लेनी है, या जिस दिन फेयर वैल्यू आपने कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया था उस दिन की लेनी है। तो मैंने कहा अगर वो कंसिडरेशन वेरिएबल कंसिडरेशन है, वेरिएबल कंसिडरेशन मतलब यह कि जिसके अंदर एंटिटी परफॉर्मेंस पर उसे अर्न कर रही है, वो बेचारी मेहनताना कर रही है तो जाकर कंसिडरेशन अर्न हो रही है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजन वाले दिन जो आपने वैल्यू ली थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए जो वैल्यू ली थी, उसी को हम वैल्यू मानेंगे। बाद में होने वाली चेंजेस, आपका सट्टा है, बाजार के अंदर आपका होने वाला गेन और लॉस है, उसको अपने पास किसी और स्टैंडर्ड में कवर करते हैं। इसका मतलब हम कौन से दिन की फेयर वैल्यू देखते हैं? 115 के लिए हम देखते हैं फेयर वैल्यू ऑन द डेट, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस दिन कितनी वैल्यू है। और अगर मान लो फिक्स कंसिडरेशन है कि आपको वही कंसिडरेशन मिलनी है, पहले दिन पता थी, हमने कहा हम आपको गुड्स देंगे, आप मुझे मशीन दे देना, आपने कहा ठीक है, उसमें कोई बोनस वोनस नहीं है, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है, मेरे काम करने के ज्यादा पैसे नहीं दे रहे, आप ये नहीं कह रहे शर्मा जी बढ़िया काम करेंगे तो 2 मशीन दे देंगे, ऐसा तो बोल नहीं रहे, मैंने आपको गुड्स देने, आपने मुझे मशीन देनी है। तो मशीन की फेयर वैल्यू कौन से दिन की देनी है? जिस दिन मेरे को मशीन मिली, जिस दिन मैंने कंसिडरेशन रिसीव की है उस दिन लेनी है। इस पॉइंट पर भी कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। इस पॉइंट पर भी आपके पास ये क्वेश्चंस है तो जरूर देखने चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस पॉइंट को हम देखें। वैसे बेस्ट पार्ट तो ये होगा कि आप अपने पास इस वीडियो को वहीं पॉज करें और उन क्वेश्चंस को खोलें और उन क्वेश्चंस को जाकर चेक करें कि अच्छा ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, आप साथ में एग्जाम्पल होते जाएंगे और आपके 100% सवाल सारे के सारे कवर हो जाएंगे फटाफट से। 2-4 घंटे लगेंगे और आपके पास इस वीडियो से और बाकी उससे सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात आती है
ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। एक तो होती है फिक्स कंसिडरेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सवाल में दी जाती है वही होती है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तथा होती है प्लस या माइनस भी हो सकता है, दैट इज द वेरिएबल कंसिडरेशन। इसके अलावा हमको माइनस करनी पड़ती है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉस्ट, माइनस करनी पड़ती है कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर्स। ये होता है ट्रांजैक्शन प्राइस, और इस ट्रांजैक्शन प्राइस को हम बाद में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन प्राइस बाद में क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है। तो हम इनमें से इन चीजों को एक एक करके डील करते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन, जिसके ये एग्जांपल हो गए। भाई सेल रिटर्न, आपने कस्टमर को बोला सेल करते हुए भाई पसंद ना आए तो वापस कर देना, तो ऐसे में रेवेन्यू रिकॉर्ड करें कि ना करें, क्योंकि सारी की सारी कंसिडरेशन रिटर्नेबल है। आपने उसे कह दिया भैया माल पसंद ना आए तो वापस कर देना, तो कंसिडरेशन रिटर्नेबल है, वेरिएबल हो गई। या एक्सपेक्टेड प्राइस कंसेशन, आपने कहा भाई इससे सस्ता बाजार में मिल जाए तो मेरे पैसे वापस, जितने का तुम्हें सस्ता मिल जाए उतने पैसे वापस, जितना सस्ता मिल जाए उसके दुगने पैसे वापस। इसका मतलब हम कोई प्राइस कंसेशन दे रहे, हमने कहा तुम ज्यादा माल मुझसे खरीदोगे तो पैसे वापस। द मोमेंट मैं बोलता हूं कि पैसे वापस, दिस इज वेरिएबल कंसिडरेशन, क्योंकि वेरी कर रही है, आ रही है और फिर जा भी रही है, इसका मतलब ये वेरिएबल कंसिडरेशन हो गई। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस कंसिडरेशन है। वॉल्यूम डिस्काउंट मैंने बता दिया, ज्यादा माल खरीदोगे तो पैसे कम कर देंगे। बोनस और पेनल्टीज, हमने कहा भाई बढ़िया काम अगर करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे दे देना, तो हम एंटिटी हैं, तो आप हमारे ग्राहक हैं, मैंने कहा मैं बढ़िया काम करूंगा तो मुझे बोनस दे देना, या घटिया करूंगा तो मैं पेनल्टी लगा देना। यानी बोनस क्या हो गया कि आप मुझे एडिशनल पैसा देंगे, और पेनल्टी क्या हो गई, पैसे वापस। द मोमेंट मैं बोलता हूं पैसे वापस ही हो गई, वेरिएबल कंसिडरेशन। द मोमेंट आप कहते हो बढ़िया काम करेंगे तो पैसे और देंगे, मेरे लिए क्या हो गया, वेरिएबल कंसिडरेशन। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो हम अपने पास वेरिएबल कंसिडरेशन आकर के चिंता में पड़ जाते हैं। क्या चिंता पड़ जाती है, यह कंडीशन आपको फिर से याद करनी पड़ेगी। इस कंडीशन का नाम है कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। चेक करना पड़ेगा जो रेवेन्यू आके लौट सकता है, जो रेवेन्यू आके लौट सकता है, या जो रेवेन्यू आने से पहले ही आनाकानी कर रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कि बोनस पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनाम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो आगे जा सकता है, सेल रिटर्न, या मैं जिन्हें प्राइस कंसेशन दे सकता हूं, या मैं जिन्हें वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकता हूं, ऐसे केसेस में हम कहते हैं रेवेन्यू को बुक करते हुए तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए। उसको बोलते हैं कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। वो कहता है इस पर कंस्ट्रेंट है, रुकावट है। डोंट रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू फ्रीली, कि पता नहीं वापस हो जाना है लेकिन रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड कर लो। वो कहता है इसको कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स बोलते हैं, रोक के चले, क्योंकि ये रेवेन्यू वापस जा सकता है। जिस पर वो हमें क्या कहता है, वो कहता है आप मुझे ये चेक कर लें, हाईली प्रोबेबल that revenue, cumulative revenue will not reverse when uncertainty is resolved। जब यह सिद्ध हो जाए कि अब ये पैसा आपको लौटाना नहीं है, सिद्ध का मतलब है हाई प्रोबेबिलिटी, आपको लगना शुरू हो जाए हाई प्रोबेबिलिटी है यह पैसा वापस नहीं जाएगा, तो ऐसे में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर तो क्या पैसा वापस लेटर ऑन हो भी सकता है? हां, हो तो सकता ही है। मैंने रिकॉर्ड करते वक्त हाई प्रोबेबिलिटी थी, रिकॉर्ड कर लिया, कल को वापस करना पड़ गया तो हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग वापस नहीं होगा, बट मेरे स्टैंडर्ड कहता है रिकॉर्ड करते से पहले ही आप चेक कर ले कि ये वापसी नहीं होने वाला होना चाहिए, वापसी बाद में हो जाएगा तो घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब वो पॉसिबल है। इसके लिए आप कौन से फैक्टर्स को देखेंगे? इसके लिए आप ये फैक्टर्स को देखेंगे कि रेवेन्यू वापस होगा कि नहीं। उसके लिए देखेंगे कि अगर वो फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, या हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम है। मुझे फटाफट से बताओ। मैंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, डोंट रिकॉर्ड रेवेन्यू, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने वाले हो। या वो क्वेश्चन कहता है बड़े लंबे पीरियड की अनसर्टेनिटी है, डोंट रिकॉर्ड रेवेन्यू, पता नहीं कल को क्या हो जाए, कोरोना आ जाए, क्या हो जाए। या आपको लगता है कि आपका तो इस बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं है, डोंट रिकॉर्ड रेवेन्यू, क्योंकि पता नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं है, क्या होगा कल को। या मैं इसको उल्टा बोलता हूं, फैक्टर हमारे कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड कर सकते हैं रेवेन्यू।
हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, हम ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ा शॉर्ट पीरियड के अनसर्टेनिटी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन जजमेंट। लेकिन एनीवे इसके ऊपर आपके पास बात आती है। तो यहां पर आपके वेरिएबल कंसिडरेशन को बुक करने के लिए ये पहले कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके अंदर अब जब कॉन्सेप्ट आता है तो रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने पास। तो हमने कहा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। भाई कितना रेवेन्यू वापस चला जाएगा, इसके दो मेथड्स हैं। कितना रेवेन्यू वापस चला जाएगा, इसके दो मेथड्स हैं। एक है आपका ईवीएम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और एक है एमएलओ मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड्स। जहां पर हम बोलते हैं ईवीएम में हम बोलते हैं कि साहब हमारे पास एक रेंज निकाल दो, बड़ी सारे पॉसिबल रेंजेस हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप उनका एक वेटेड एवरेज कर लो। ध्यान दें, वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, तो आप उसकी अमाउंट निकाल लो, तो इससे आपके पास अमाउंट मिल जाएगा। दिस विल बी द अमाउंट जिसकी मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूं। मुझे लगता है ये सेल रिटर्न हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो उनकी पॉसिबल एवरेज निकाल ली। मैंने कहा पहली सेल हुई है, इसके अंदर नई रिटर्न होगी, दूसरी की है इसमें नहीं होगी, इसमें की है इसमें हो सकती है। इसका मतलब मैंने एक एवरेज निकाल दी, मुझे पता चल गया इतनी सेल रिटर्न हो सकती है। जो सेल रिटर्न हो सकती है उसका अमाउंट निकाल लिया। चाहे सेल रिटर्न नहीं हुई है, आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसे ही मुझे लगता है कि हाँ मैं डिस्काउंट दे दूंगा, ये भी हो सकता है मैं ये डिस्काउंट दूं, ये भी हो सकता है मैं ये डिस्काउंट दूं, ये भी हो सकता है मैं इतना डिस्काउंट दूं। तो पहले एवरेज कर लो, तो पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट दोगे, उतने के एडजस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है इतना बोनस मिलेगा या इतना बोनस मिलेगा या इतना बोनस मिलेगा, इतना बोनस, बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एवरेज कर लो, तो भाई उसका पता चल गया इतना बोनस मिलेगा। मुझे इतनी पेनल्टी लगेगी कि इतनी पेनल्टी लगेगी, तो इतनी पेनल्टी लगेगी, एवरेज कर लो तो इतनी पेनल्टी लगेगी। तो इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज ईवीएम मेथड्स, अमाउंट निकालने का तरीका है। एक दूसरा होता है मोस्ट लाइकली आउटकम। ये आमतौर पे तभी लगाया जाता है जब आपके पास दो ही आउटकम होंगी, ऐसा होगा या ऐसा होगा, बस। ऐसे में वेटेड एवरेज करने की आवश्यकता नहीं, जिसके ज्यादा चांस होते हैं उस अमाउंट को एज इट इज ले लो। हमें लगता है बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है बोनस मिलने के चांस ज्यादा हैं, 60% चांस है बोनस मिलने के। दिमाग की बत्ती बंद कर दो, बोनस को उठा के वेरिएबल कंसिडरेशन देख लो, और ये अमाउंट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये आपको अलग देखना, सीवीसी कंडीशन पास हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब व्हेन यू हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज तो वी अप्लाई मोस्ट लाइकली आउटकम। दिस इज द वे हाउ टू आइडेंटिफाई द अमाउंट। ध्यान दें, अमाउंट निकलने के बाद सीवीसी तो पास होना ही चाहिए, तभी रेवेन्यू में आएगा। सीवीसी पास होगा तभी रेवेन्यू आएगा। ओके तो मैंने कहा ईवीएम और एमएलओ ये दो चीज देखते हैं, जिसके अंदर यहां रेंज होती है और इसके अंदर आपके पास मोस्ट लाइकली आउटकम होता है। यही अमाउंट बाद में ट्रांजैक्शन प्राइस में या तो प्लस होता है या माइनस होता है। आपको लगता है पेनल्टीज है तो माइनस हो जाएगा, लगता है वापसी हो जाएगा अमाउंट, आपको लगता है डिस्काउंट देंगे तो माइनस हो जाएगा, बोनस है तो जुड़ जाएगा। इसका मतलब यही आपकी वेरिएबल कंसिडरेशन में एडजस्टमेंट आती है। यहां आकर प्लस या माइनस हो जाता है। अच्छा तो यहां पर मैंने कहा सेल्स रिटर्न में क्या करें, सेल्स रिटर्न में आप अपने पास एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करें, या तो ईवीएम पर या एमएलओ पर बेस्ड। आमतौर पे इसमें कंपनी के पास एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको इतने % रिटर्न हो जाती है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न वाले केस में विशेष बात यह है कि जब आप सेल्स रिटर्न को पहले ही फोरसी कर रहे हो कि आपकी सेल रिटर्न हो सकती है, तो ऐसे में आप उसके अंदर क्या बना देते हैं, यू मेक सेल्स रिटर्न प्रोविजन एंड डोंट फॉरगेट कि आपका वो स्टॉक इन हैंड है, वो स्टॉक इन हैंड विद कस्टमर्स है। इसका मतलब अगर आप गुड्स को कह रहे हो भाई मेरी सेल नहीं है, कस्टमर को माल दे दिया, फिर भी कह रहे हो सेल नहीं है, तो भूल मत जाना, अब अगर आप सेल बुक नहीं कर रहे हो तो स्टॉक जरूर बुक करना होता है। इस केस में सेल बुक नहीं करते हो तो स्टॉक बुक करना जरूरी है। इस पर 2-3 क्वेश्चन है, आप उनको देख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस कंसेशन है, तो पहले ढूंढ लो कितना कंसेशन आप देने वाले हैं, और रेवेन्यू को जब रिकॉर्ड करोगे तो कंसेशन को माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही वॉल्यूम डिस्काउंट के अंदर भी चेक कर लो कितना आप अपने पास डिस्काउंट देने वाले हैं। रेवेन्यू को पहले ही कम कर लोगे, इस पर भी कई क्वेश्चंस हैं। बोनस को अपने पास इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इस पर भी आपके पास क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको हम अपने पास प्रैक्टिकली डिस्कस कर चुके, बट स्टिल यू मे हैव सम क्वेरीज आउट ऑफ इट। फिर बारी आती है कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर, एसएफसी भी आ रहा है, कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर, जैसे कि कैशबैक। अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्काउंट वोचर के साथ बताया था कि डिस्काउंट वोचर लॉयल्टी पॉइंट अदर देन कैशबैक,
तो कैशबैक को हम लोग अपने पास टीपी में माइनस कर देते हैं और डिस्काउंट वोचर लॉयल्टी पॉइंट की चर्चा अलग से आएगी। इसका मतलब जो डिस्काउंट वोचर और लॉयल्टी पॉइंट है, जो सेपरेट पीओ है, उसकी सेपरेट अकाउंटिंग है। लेकिन डिस्काउंट वोचर और लॉयल्टी पॉइंट जो इन द नेचर ऑफ कैशबैक है, इन द नेचर ऑफ कैशबैक है, उसको हम सीधे सीधे माइनस कर देते हैं अपनी कंसिडरेशन में से। बात खत्म। मैंने आपसे कहा मुझसे 100 रुपए की चीज खरीद लो, 3 रुपए का कैशबैक है, तो आई विल रिकॉर्ड 97 रुपीज। देयर इज नो नीड कि मैं उसका प्रोराटा रेवेन्यू डेफर करूं। ऐसे केसेस में आपको सीधा सीधा मैंने कैशबैक देना है, तो मेरे पास वो माइनस हो जाएगा, कंसिडरेशन में माइनस हो जाएगा। वैसे ही इसके ऊपर आपके पास आते हैं ऑफर टू इंड्यूस कस्टमर। मैं कस्टमर को बोलता हूं भाई साहब मेरा पड़ोसी का कॉम्पिटिटर छोड़ के मेरे पास आना, मैं आपको 5000 रुपए का अमाउंट दूंगा, तो बात वही है, कैशबैक है। तो ऐसे ही मैं हो सकता है उसके अंदर कुछ आपको इंसेंटिव दे दूं, मैं बोलूं कि साहब इतना पैसा दूंगा, तो जो भी मैं आपको दूंगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज आर बेसिकली जो अमाउंट्स आप पे करते हैं, करने की बात कर रहे हैं, उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा टीपी के ऊपर। इस पर भी 2-3 क्वेश्चंस आपके पास उपलब्ध हैं, इन क्वेश्चंस को भी जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपसे कह सकता हूं इस कॉन्सेप्ट पर आपके पास यहां से लेकर यहां तक में आपके पास यू हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अपने ना इस वीडियो को यहीं रोकें, हाथ क्या सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके अंदर इसके अलावा क्या आता है, एक छोटा सा सवाल और आता है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्काउंट कैशबैक का भी नहीं है, वो रिन्यूअल स्कीम है। रिन्यूअल स्कीम है मतलब ये कि कस्टमर को हमने कहा भाई साहब आपका ये डिस्काउंट वोचर जो है सिर्फ हमारी इन्हीं सर्विसेज को रिन्यू करने में काम आएगा। तो जब वो सेम सर्विस की रिन्यूअल के ऊपर काम आता है तो इसकी एक अलग अकाउंटिंग की जाती है। हम अपने पास एवरेज रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि आप ये पढ़ लीजिए, फिर ये भी पढ़ लीजिए, फिर ये भी पढ़ लीजिए, पहला ये पढ़ेंगे तो आपको इतनी फीस लगेगी, अगला ये पढ़ेंगे तो इतनी फीस लगेगी। तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, जरूर चेक करिएगा अपने पास। हम देखते हैं कि आपका प्राइस कितना है डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए आपका ओरिजिनल प्राइस था, आपने कहा 1000 रुपए और आपने कहा रिन्यूअल कराओगे तो 900 रुपए। तो रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो जाएगा, हम बोल देंगे 1900 डिवाइडेड बाय 2। हम बोलेंगे रेवेन्यू आपका पहली बार का 950, दूसरी बार का 950। इसमें आपको वेटेड एवरेज भी चेक करनी पड़ती है। क्या प्रोबेबिलिटी है, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, तो ऐसे में ध्यान रखना फिर ये डिवाइडेड बाय भी जब 2 करोगे तो 1 + 1 का 60%। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये ओरिजिनल 1000 रुपए की सर्विस है, मैंने कहा रिन्यू कराओगे तो 900 रुपए, लेकिन कस्टमर का रिन्यूअल का चांस 60% है, तो रेवेन्यू कितना होगा 1000 + 900 का 60%। तो डिवाइड किससे करोगे, पहली बार को तो पक्का ले चुका कस्टमर, रिन्यूअल का चांस 60% है, तो अब आप इसकी एवरेज करेंगे, ये रेवेन्यू निकलेगा। इसकी डिटेल देखनी हो तो इस क्वेश्चन 22 में जाकर आप देख सकते हैं। ये नहीं, वहां पर भी आपका रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है ये बताया हुआ है। फिर आती है बात एसएफसी, जो कि आपका फिर से एक जजमेंटल वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आता है और थोड़ा सा जजमेंट भी आती है। एसएफसी भी आपके पास ट्रांजैक्शन प्राइस में माइनस हो जाता है। एसएफसी का मतलब क्या है कि आपके कंसिडरेशन में कोई ब्याज का एलिमेंट है तो ब्याज को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। भाई ब्याज का एलिमिनेट आपका सेल ऑफ गुड्स थोड़ा है, वो तो ब्याज की इनकम होगी। तो हम इसके पास एसएफसी को हटा देते हैं। तो जब बारी आती है एसएफसी को हटा देते हैं, तो एसएफसी को हटाने के लिए हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो जरा देखें। पहला स्टेप तो ये आता है, पहले ये देखो गैप कितना आ रहा है बिटवीन द डेट ऑफ पेमेंट एंड द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। भाई आप गुड्स एंड सर्विसेज कब दे रहे हैं और उसके पैसे कब ले रहे हैं। अगर इनमें गैप है और वो गैप सब्सटेंशियल है तब तो बात करो। अगर उसमें गैप सब्सटेंशियल ही नहीं है तो कोई ब्याज है ही नहीं है। सब्सटेंशियल का क्या मतलब है, सब्सटेंशियल का मतलब है 12 महीने या उससे ज्यादा का गैप है, तब तो बात करो। भाई गुड्स आज दे रहे हो, पेमेंट 12 महीने बाद आ रही है, या पेमेंट 12 महीने पहले आ गए, गुड्स 12 महीने बाद जा रहे हैं, बोथ वेज। अगर दोनों में गैप 12 महीने से ज्यादा आ रहा है, 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने तक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हालांकि वो ऑप्शनल होता है, बट फिर भी वो भी एग्जिस्ट करता है। इस कारण से हम 12 महीने तक एडजस्ट नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो अमाउंट सब्सटेंशियल होना चाहिए। भाई थोड़ा सा पैसा रुका हुआ है, सब्सटेंशियल पैसा तो आपने गुड्स की डिलीवरी पे ले लिया, लेकिन कुछ अमाउंट आपका रुका हुआ है, 2-4% आपकी कंसिडरेशन रुकी हुई है। अब 2-4% कंसिडरेशन रुकी हुई है तो इसमें कोई ब्याज का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि जो पैसा एडवांस में लिया, 100% लिया, गुड्स आपने लटका दिए 2 साल, तो ये सब्सटेंशियल हो गया।
या आपने गुड्स डिलीवर कर दिए और आपने पेमेंट उसकी जो ले रहे हैं वो सब्सटेंशियली बाद में ले रहे हैं, पहले आपने ले ली 2-4-5%, बाद में आप सब्सटेंशियली ले रहे हैं, तो देयर इज एलिमेंट ऑफ ब्याज। अगर ब्याज है तभी बात करेंगे। हमारे एसएफसी में वर्ड ही एस क्या है, सिग्निफिकेंट। इसका मतलब सिग्निफिकेंट देखना सबसे पहले जरूरी है, अगर वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है तो बात खत्म। इस पॉइंट पर भी इंस्टीट्यूट ने वर्ड सिग्निफिकेंट को चेक करने के लिए 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं कि ये सिग्निफिकेंट को चेक करके बताइए, तो आप इन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। फिर बारी आती है वो गैप की वजह को ढूंढो कि वो गैप की वजह क्या है। अब गैप की वजह है कि कस्टमर जो है वो एडवांस में पैसा दे रहा है, कह रहा है डिलीवरी अपनी मर्जी पे लूंगा, चॉइस ऑफ कस्टमर। तो मेरी क्या गलती है, हमने गुड्स दे दिए, कस्टमर माल नहीं उठा रहा, तो मेरा ब्याज कहां से आ गया? मैंने माल बना के रखा हुआ है, वो कस्टमर माल उठा ही नहीं रहा उसके अंदर, तो उसकी चॉइस है। हम रेवेन्यू को अपने पास कोई फाइनेंसिंग एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम बोलेंगे साहब इसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है नहीं है। पहले बोला मैंने सिग्निफिकेंट, अब मैं बोल रहा हूं फाइनेंसिंग। तो मैंने कहा पहले पॉइंट पर तो मैंने ये बोला सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, दूसरे में मैं बोल रहा हूं कि अब चेक करो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है कि नहीं है। जहां पर कस्टमर से पैसा ले रहे हो, डिलीवरी बाद में दे रहे हो, इसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है नहीं है, क्योंकि अगर वो डिलीवरी कस्टमर की चॉइस पर है और वो डिले कर रहा है तो हमारी क्या दिक्कत है? बच्चा मुझे आज पैसे दे रहा है, कह रहा पढ़ूंगा 3 साल बाद, तो इसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट कौन सा? मैं तो पढ़ाने को तैयार था, वही नहीं आ रहा, इसका मतलब देयर इज नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट। दूसरा, कंसिडरेशन इज वेरिएबल और दिस वेरीज ड्यू टू फैक्टर्स आउटसाइड कंट्रोल। मैंने कोई लाइसेंस दे दिया आपको और मैंने कहा इसकी रॉयल्टी लूंगा सेल पर बेस्ड, आपने कहा ठीक है। अब मैंने लाइसेंस आपको आज दे दिया, 2 साल बाद उसकी रॉयल्टी आ रही है मुझको। लाइसेंस मैंने आपको आज दे दिया, रॉयल्टी मुझे 2 साल बाद आ रही है। 2 साल बाद क्यों आ रही है? क्या कोई ब्याज का एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जब आपके यहां सेल होगी तो मुझे रॉयल्टी पे करना। मान लीजिए ऑथर किताब लिखता है, वो किताब पकड़ा देता है पहले ही अपने टैक्समैन पब्लिशर को, तो रॉयल्टी कोई तुरंत थोड़ा आ जाती है, वो पता नहीं कब आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है? गुड्स तो डिलीवर आज कर दिए, कंटेंट तो आज डिलीवर कर दिया, रॉयल्टी 2 साल बाद आ रही है, तो फिर रेवेन्यू में कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। इस पर भी एक क्वेश्चन है, आप उसको चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 44। या मैं कहता हूं गैप इज ड्यू टू नॉन फाइनेंसिंग रीजन। क्वेश्चन में कुछ ऐसा रीजन दे रखा है जिससे पता चलता है नॉन फाइनेंसिंग रीजन है। इसके अंदर क्या है भाई, हम अपने पास वो गैप क्यों डलवा रहे हैं? टू इंक्रीज द सेल, या ट्रस्ट इश्यूज हैं हमारा, उसके अंदर कोई ट्रस्ट का इश्यूज है। हमें लग रहा है कस्टमर भाग जाएगा, हम कह रहे हैं भाई साहब पैसे अभी दे दो, माल आपको जब बनेगा तो ही देंगे, तो हमारा ट्रस्ट इश्यूज है। इसका मतलब ये कि उस वजह से, या उसने कहा भाई साहब माल दे दो, पैसे 2 साल बाद देखूंगा, आपका माल ठीक चल रहा होगा तो ही आपको पैसे दूंगा, यानी ट्रस्ट इश्यूज है। भाई एक पार्टी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही। यह सेल को बढ़ाने का तरीका है। कंपनी कह रही है कार हमसे खरीद लो, वारंटी 3 साल की, अभी मुझसे ना पहले ही करवा लो, तो क्या कारण है? कोई फाइनेंस की अर्निंग करना चाहती है? नहीं, उनका बेसिक उद्देश्य क्या होता है? उनका बेसिक उद्देश्य होता है बाद में तो पकड़ में आएगा नहीं, भाग जाएगा। ये कार बेच दी तो कौन वारंटी कराने बाद में आएगा? तो अभी उनसे बोलते हैं कि 1 साल की वारंटी तो कार में है, या 2 साल की और वारंटी अभी एक्सटेंडेड ले लो, अभी पैसे दे दो उसके, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द सेल, बिकॉज दे नो कि 2 साल बाद ये कस्टमर आएगा ही नहीं मेरे पास लौट कर। तो देर इज नथिंग, 2 साल बाद की वारंटी के पैसे आज ले लिए, तो देर इज नथिंग फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ध्यान दे, वारंटी 2 साल बाद की है, पैसा आज ले लिया, तो गैप इज सब्सटेंशियल, बट देर इज नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन इट। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इसमें गैप ड्यू टू अदर रीजंस है। इस मुद्दे पर हमारे पास इंस्टीट्यूट ने कई सवाल पूछे हुए हैं, वो अलग अलग है, इन्हीं बातों को घुमा फिरा के बोलेगा। मिलेगा आपको वही ट्रस्ट इश्यूज, या उसके अंदर कारण होगा इंक्रीज इन सेल, जिसके अंदर वो कहेगा जी आप बताओ कि इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट है कि नहीं है। तो जजमेंट अप्लाई करनी है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर आता है कि सर इसमें अगर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो व्हाट हैज टू बी एडजस्टेड। मान लीजिए कस्टमर से एडवांस पैसा ले लिया और डिलीवरी बाद में करनी है, तो इसका मतलब ऐसे में जो आपने एडवांस पैसा ले लिया, गुड्स की वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ोगे तो गुड्स की वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं एक 12th के बच्चे को बोलता हूं बेटा मेरे को 10,000 रुपए दे दे, तेरे को सीए फाइनल में पढ़ाऊंगा, तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज विल बी कैलकुलेटेड की 10,000 बच्चे ने पढ़ना मान लो 4 साल बाद, तो बोलूंगा 4 साल का ब्याज का एलिमेंट जोड़ दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जरा अकाउंटिंग बताओ क्या होगी। 10,000 रुपए का आज एडवांस ले लिया, मैं ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज लगाते लगाते 4 साल तक ब्याज की इनकम बुक करूंगा, ब्याज का खर्चा बुक करूंगा, बिकॉज मैंने एडवांस लिया है।
और फिर उसके बाद जो मेरी लायबिलिटी एडवांस की खड़ी हो जाएगी, जब बच्चा मुझसे पढ़ने आएगा उस लायबिलिटी को जब मैं कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई कर दूंगा तो मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक कर दूंगा। तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 10,000 की लायबिलिटी पर मैंने ब्याज लगा लगा के लायबिलिटी बढ़ाता गया, वो बढ़कर हो गई मान लो 20,000, तो मैं बोलूंगा 20,000 की लायबिलिटी हो गई 4 साल में, और 20,000 की लायबिलिटी पर मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए तो 20,000 मेरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। तो पहले 4 साल मेरा फाइनेंसिंग का कॉस्ट आ जाएगी और फिर मेरा रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो जाएगा 20,000 रुपए का। इसका मतलब एडवांस के केसेस में हम रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जो कस्टमर ने आपको एडवांस पे कर दिया प्लस इंटरेस्ट, इस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। या डिलेड पेमेंट में हम कैसे बुक करते हैं, जहां पर गुड्स मैंने दे दिए और पेमेंट मुझे बाद में आनी है, तो जो बेटा बाद में पेमेंट आनी है वो विद इंटरेस्ट आ रही है, उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना पड़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लासेस तो अभी ले लो, पैसे दे देना 25,000 मुझको 4 साल बाद, तो जो 25,000 मुझे 4 साल बाद मिल रहे हैं वो डिलेड पेमेंट है, दैट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट इनकम। तो 25,000 इज नॉट द वैल्यू ऑफ द क्लासेस, दैट इंक्लूड्स माई इंटरेस्ट इनकम। तो मैं उसमें से पहले इंटरेस्ट का कंपोनेंट को हटाऊंगा, बताऊंगा कैसे हटाना है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाऊंगा, और जो वैल्यू मिलेगी उतने की आज सेल बुक करूंगा, और जो सेल बुक करूंगा फिर उसके ऊपर ब्याज की इनकम बुक करूंगा, इनकम बुक करूंगा, इनकम बुक करूंगा, और धीरे धीरे 25,000 बना दूंगा उसको, और आपसे बाद में 4 साल बाद 25,000 रुपए की इनकम रिकॉर्ड करूंगा। इसका मतलब हम अपने पास इन बोथ केसेस ये एडजस्टमेंट करते हैं। इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, जो मार्केट प्रैक्टिस है। इंटरेस्ट का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि साहब इंटरेस्ट का रेट क्या है, क्योंकि मैंने जब आपको एडजस्टमेंट बताई तो इसमें कहा इंटरेस्ट जोड़ो, यहां मैंने कहा इंटरेस्ट हटाओ, तो कितना इंटरेस्ट जोड़े, एडवांस में कितना इंटरेस्ट जोड़े, वी नीड टू फाइंड आउट द रेट्स, या डिलेड पेमेंट में कितना इंटरेस्ट घटाएं, वी नीड टू फाइंड आउट द रेट्स। तो मैंने कहा या तो सवाल में खुद ही आपको इंटरेस्ट रेट बताया जाएगा जो कि मार्केट रेट होगा, तो ठीक है मार्केट रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन 38 चेक करेंगे मार्केट रेट दिया हुआ है। जब मार्केट रेट है तो फिर मत्थापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, जो मार्केट रेट है वही मार्केट रेट एडवांस में जोड़ने में लगा दो, या जो डिलेड पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट रेट घटाने में लगा दो, ये हो गया एक तरीका। लेकिन मान लो इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, या वो मार्केट रेट के अप्रॉक्सीमेट नहीं है, मार्केट रेट के अप्रॉक्सीमेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपको IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। और IRR कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा भाई आपने कितने पैसे एग्रीड कंसीडरेशन लेनी है, और अगर आज ही सेलिंग प्राइस देखें तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, इन दोनों पर बेस्ड। भाई आज अगर मैं क्लास देता हूं आपको 19,500 की और आपसे मैंने कहा कि 25,000 दे दो, तो मैं इन दोनों से क्या ढूंढूंगा, इन दोनों से IRR ढूंढूंगा कि इन दोनों का IRR कितना आता है। वैसे ही अपने पास और भी आपने कोई एडवांस और ले रखा है तो आप अपने पास उनमें गैप देखेंगे कि आपके पास कैश सेलिंग प्राइस कितना है, कैश सेलिंग प्राइस कितना है, और आपकी कंसीडरेशन डेफर्ड या एडवांस कंसीडरेशन कितनी है, आप इन दोनों को देखेंगे और इससे आपके पास क्या मिल जाएगा, IRR। अब जब IRR मिल गया तो बड़ी चक्कर वाली बात हो जाएगी। हम कस्टमर से बोल रहे हैं आज ही 19,500 का, डिले भी करो तो भी 19,500 का, और कस्टमर को बोल रहे हैं 0% इंटरेस्ट चार्ज है। तो अब ऐसे में क्या रियल में 0% होता है, आपका तो IRR 0% आ जाएगा। मैंने कहा बेटा आज दे दो 19,500 या 4 साल बाद दे देना 19,500। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही अगर 19,500 हैं तो आप दोनों को जब निकालेंगे तो आपका तो रेट 0 आ जाएगा। या मैंने कहा आज दे दो 19,500 बाद में दे देना 20,000 रुपए, तो 500 रुपए की वजह से IRR कितना आ जाएगा, बड़ा लो आ जाएगा। तो आपने जब IRR निकाल ली तो अब चेक करेंगे जो IRR आपने निकाल ली है क्या वो मार्केट रेट के आसपास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्राइसेस आपको बताए गए थे वो रिलायबल ही नहीं थे। इसका मतलब चेक करो क्या वो मार्केट रेट के आसपास आ रही है, आ रही है। जैसे मान लो इन दोनों का मैंने गैप निकाला और मान लो 6% आ गया और मार्केट रेट भी 6% है, तो ओके दिस इज 6% इज करेक्ट, IRR इज करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए वो अप्रॉक्सीमेट रेट नहीं आता है, तो ऐसे में फिर क्या करो, फिर इग्नोर योर IRR जो तुमने निकाला। तुमने कहा 19,000 और 20,000 में 500 रुपए की वजह से तुम्हारा IRR निकला था मान लो आधा %। इग्नोर दिस IRR एंड अप्लाई IBR रेट। फिर आपको अपने पास IBR रेट अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इन दैट सिचुएशन आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मार्केट रेट होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड अल्टीमेटली बोलता है कि आप इंटरेस्ट को ट्रूली निकालेंगे। तो ट्रूली क्या होगा, अगर मान लो सवाल में ही लिखा हुआ है कि ये रेट है और वो मार्केट रेट के बराबर है तो ठीक है, मार्केट रेट के बराबर नहीं है तो IRR निकालो जो उसके द्वारा गिवन डेटा है, उस डेटा पर जो रेट निकला वो मार्केट रेट के बराबर ही आ गया तो ठीक। अब आप बोलेंगे सर पहले ही क्यों नहीं मार्केट ले लेते, क्योंकि IRR आपको एग्जैक्ट डेटा देगा।
इसलिए मुझे आईआरआर पहले चेक करना है। अगर आईआरआर मिल जाए, मार्केट रेट 7% का आ रहा है, आईआरआर रेट 6% आ रहा है, तो बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली ठीक है, तो फिर 6 लूंगा। हेंस आई नीड टू टेक द आईआरआर। लेकिन मान लो मार्केट रेट 7% है, मेरा आईआरआर आधा %, तो ऐसी स्थिति में मैं बोलूंगा आईआरआर को डिस्कार्ड करो और मार्केट रेट आईबीआर का ले लो, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ले लो। ये फिर से जजमेंट है कि आप कितने % का गैप लेंगे, कि भाई 6% है तो कितने % हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली, ये जजमेंट है। और आमतौर पे जजमेंट के लिए आपको अगर लगता हो कि हाँ इसमें 2 आंसर पॉसिबल है, गिव बोथ द आंसर, कि अगर मान लो ये उसके अप्रोक्सीमेट मान ले तो ये होगा, नहीं माने तो ऐसा होगा। ओके, इन दैट केस आपको दोनों आंसर देने चाहिए। तो इसके ऊपर भी आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप अपने पास इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी जरूर देखें। और मैंने इसके अंदर भी बता दिया कि आपके पास इससे ऊपर भी क्वेश्चंस थे जो कि आपके जजमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो एसएफसी पर ये क्वेश्चन आपके जजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। दीज आर योर जजमेंट क्वेश्चंस। इन पर आपके पास थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इनमें आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीज आर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप जरूर देखें। और मैंने फिर से कहा, द बेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वीडियो विल बी अवेलेबल, कि आप सारा एक बार में ना सुने, बेशक सुन ले, सारा सुनने के बाद फिर दोबारा इस वीडियो को सुने, रोक रोक कर जहां तक का पार्ट पढ़ाया उतने उतने सवाल करें, ताकि साथ के साथ सवाल हो जाए। दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, वरना तो खाली खाली प्रवचन की क्लास हो जाएगी। फिर बारी आती है कि जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली थी, ट्रांजैक्शन प्राइस मैंने ऊपर लिखवा दी थी कि ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड कंसीडरेशन प्लस माइनस वेरिएबल कंसीडरेशन प्लस माइनस एसएफसी माइनस कंसीडरेशन पेड टू द कस्टमर। तो उससे जो निकल कर आई है, अब आप उसको एलोकेट करेंगे बिटवीन द पीओज। जब हम क्लास ले रहे थे ना, तो इस पॉइंट पर आकर मैंने कहा उसे एलोकेट करेंगे बिटवीन पीओज। आधे बच्चे चक्कर में पड़ गए, पीओ क्या होता है। तो पीओ की अब डेफिनेशन आपको उम्मीद है याद होगी। पीओ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिनके अंदर क्या था, कस्टमर कैन बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन, तथा गुड्स उसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। बाजार में आप वो कस्टमर को अलग अलग देते हैं और कस्टमर को अलग अलग ही चाहिए, उन्हें बोलते हैं 2 पीओ। और अगर 2 पीओ है तो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट किया जाएगा, और अगर वो 1 पीओ है तो एलोकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आती है बारी कि उसकी एलोकेशन पर क्या करना है। एलोकेशन के लिए हमारे पास जो प्राइसेस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैं, पहले तो उनसे स्टार्ट करेंगे। भाई मान लो लिखा हुआ है कि इस पीओ के लिए ये प्राइसेस हैं, इस पीओ के लिए इतने प्राइसेस हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। या उसमें लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल कंसीडरेशन इसका है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये बोनस इस वाले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का है। तो पहले तो क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। तो सबसे सर्वप्रथम क्या चलेगी, आपकी जजमेंट नहीं चलेगी, पहले क्या देखे जाते, कॉन्ट्रैक्ट्स। सवाल करते वक्त ये भूल जाते थे बार बार। तो पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब आप चेक करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में चेक करने के लिए आप अपने पास सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे क्या वो कंसिस्टेंट प्राइसेस हैं, क्या वो कंसिस्टेंट प्राइसेस हैं। द आंसर इज, अगर वो कंसिस्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट प्राइस के कंसिस्टेंट हैं, तो आपको एलोकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो एलोकेशन दे रखे है उसी एलोकेशन को फॉलो करो। चेक क्वेश्चन 57, आपको एलोकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एलोकेशन करनी पड़ जाए, अगर आपको एलोकेशन करनी पड़ जाए, तो इसके क्वेश्चंस लिखे नहीं हमने कि इसके अंदर अगर एलोकेशन करनी पड़ जाए, तो हमने कहा सबसे पहले आप अपने पास क्या देखें, रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस। सबसे पहले ये देखें, जो कि ऑब्जर्वेबल डेटा है। मतलब ये कि वो आपकी जजमेंट पर काम नहीं होना चाहिए, वो मार्केट में अवेलेबल डेटा है। उस मार्केट के डेटा की रेशियो में आप अपने पास इसको लेकर चलें। और इसके अंदर मैंने कहा था बंडल्स को देखें, बंडल्स में एलोकेट करें और फिर बंडल्स के अंदर आइटम्स को एलोकेट करें। अगर मान लीजिए बंडल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच कभी कभी लगती थी, जिसके अंदर सबके स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं सिवाय एक को छोड़ के। ध्यान देना, ये तभी टेक्निक काम करेगी जब आपके पास एक का एसएपी नहीं है, बाकी सबका है। जब आपके पास एक का एसएपी नहीं है तो आप अपने पास इस टेक्निक पर काम करेंगे। ऐसे में रेजिडुअल प्राइस को आप ढूंढेंगे और वो अगर कंसिस्टेंट विद द मार्केट प्राइस है, वो उस रेंज में है जिस रेंज में मार्केट प्राइस जनरली आप सेल करते हैं, उस रेंज में है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पास उस रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच को अप्लाई करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, भाई कुछ एक का एसएपी है, कुछ एक ये अप्लाई हो नहीं सकती है, तो आप कुछ एक का एसएपी, कुछ एक का अदर्स ले सकते हो।
तो अदर्स क्या हो सकता है, कॉस्ट मार्जिन अप्रोच पर या मार्केट एडजस्टेड अप्रोच पर आप उसके प्राइसेस को देखेंगे और उस रेशो में अपने पास इसको एलोकेट करेंगे। तो आप अपने पास ना कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसके, ये क्वेश्चंस आपके पास ना मैंने आपको एक क्वेश्चन की शीट भी दे रखी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन अरेंजमेंट शीट दे रखी है, उस शीट में से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहां लिखना रहेगा तो आप एक बार देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास उपलब्ध हैं। इसका मतलब हमारे पास ये वाले भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। कुछ हमने इसके अंदर आपको सवाल दिखाए। हाँ, तो ये कुछ वाले ही हैं, सारे नहीं है। तो मोस्टली तो ऊपर कवर हो जाएंगे उस शीट में, और हमारे पास कुछ इसमें कवर हो जाएंगे। तो एलोकेशन टू वारंटी, इसमें कुछ स्पेशल था। वो ये था कि वारंटी वाले केस में आपको अपने पास इंड एस 37 की प्रोविजन भी बनानी चाहिए। आपको इंड एस 37 में प्रोविजन भी कैलकुलेट करनी चाहिए कि आपकी प्रोविजन कितनी बनती है। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, चेक कर लेना आपके पास। वो आपको बताएगा कि साहब हमने वारंटी भी दे रखी है और वारंटी का मार्केट स्टैंड लोन प्राइस इतना है, तो अपनी कंसिडरेशन को उठाकर हम डेफर कर देंगे और फिर उसको रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड कर देंगे। मान लो आपने वारंटी के कंसिडरेशन डेफर कर दिया, आपने कहा 1000 पे कंसिडरेशन किसके लिए, हमने डेफर वारंटी के लिए इसको डेफर कर दिया, और फिर उसको वारंटी मान लो 2 साल की है, तो इसे 2 साल के अंदर हम रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे और उधर से वारंटी की वजह से होने वाले अकस्मात लॉसेस की प्रोविजन बनाएंगे, जैसा कि आपको इंड एस 37 कहता है। 2 क्वेश्चन है, 35-36 जरूर चेक करना। इसके अलावा ये डिस्काउंट वोचर, अब ये कौन से वाले डिस्काउंट वोचर है जिनको अलग पीओ बोला गया था, जो डिस्काउंट वोचर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका पैसा रोकड़ा मिल जाना है, वो सारे के सारे कहां चले गए, वो सारे के सारे तो हमने ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते वक्त माइनस कर दिए थे। या कोई डिस्काउंट वोचर रिन्यूअल ऑफ सर्विसेज के थे, तो हमने अपने पास एवरेज रेवेन्यू निकालने में उनका यूज कर लिया था। तो ये बाकी के बचे हुए डिस्काउंट वोचर हैं जिनको हम लोग किसी भी सेल परचेज में यूज कर सकते हैं। ऐसे में हम सबसे पहले उसकी फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो डिस्काउंट वोचर में प्रोबेबल सेल कितनी होगी, कितने का यूनिक डिस्काउंट लगेगा। यूनिक का मतलब है अगर मान लो पब्लिकली भी आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं और डिस्काउंट वोचर में आप कह रहे हैं 50% है, तो 10 तो वैसे ही दे रहे थे, तो यूनिक डिस्काउंट 40% है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग दैट पॉइंट्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग दैट डिस्काउंट वोचर, मतलब वो डिस्काउंट वोचर यूज करेगा 10,000 के पिज्जा खरीदने में, वो अगर पिज्जा का डिस्काउंट वोचर है तो वो कितने के पिज्जा खरीदेगा और कितने % चांस है कि वो डिस्काउंट वोचर यूज भी करेगा, और हम उनको कितना डिस्काउंट देंगे। मान लो 40%, 10 तो ऐसे भी देते थे और हमने उनको 50% का कूपन दिया हुआ है, तो 10%। दिस इज द फेयर वैल्यू जो हम ढूंढ लेंगे अपने पास। फिर एलोकेट कर देंगे ट्रांजैक्शन प्राइस को इन द रेशियो ऑफ एसएपी की, जो आपने पिज्जा दिया और जो आपने डिस्काउंट वोचर दिया उन दोनों के अंदर एलोकेट कर देंगे, और जो आपका डिस्काउंट वोचर का रेवेन्यू है उसको डेफर कर देंगे और उस रेवेन्यू को लेटर ऑन रिकॉर्ड करेंगे। किस रेशियो में, जितने पॉइंट रिडीम कर लिए या जितने डिस्काउंट वोचर रिडीम कर लिए डिवाइडेड बाय द बेस्ट एस्टिमेट माइनस रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड, हम उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। बेस्ट यही होगा कि आप इसके लिए कोई एक क्वेश्चन जरूर देखें इनमें से, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन वही होते हैं, मैथमेटिकल होता है और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और फिर मैंने कहा कई बार हमारे डिस्काउंट वोचर जो होते हैं थर्ड पार्टी सर्विस करती है, तो थर्ड पार्टी अगर सर्विस करती है तो हम उसको पेमेंट करते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। इस पर भी एक क्वेश्चन है इनमें से, वो क्वेश्चन में आपको अपने पास ऐसा करके बताना पड़ रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की एंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ये हमारे पास सीए अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, जब प्रोग्रेस बिलिंग होती है, हम कस्टमर जब बिलिंग करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट कम हो जाता है। डेटर जब पैसे दे देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये वही क्वेश्चन की लिस्ट आ गई जो मैंने आपसे कहा था ना, ऊपर हमसे मिस हो गई थी, वो बाई चांस यहाँ प्रिंटेड है। तो इसका मतलब जो ऊपर लिस्ट आपको मैंने कहा था आप उस शीट से चेक कर लेंगे, तो वो जो ये वाली क्वेश्चन की लिस्ट है, अब मुझे ये नहीं पता वहां से काट के यहाँ कैसे भेजते हैं, तो आप उस लिस्ट को यहाँ पर देख लें, वो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना, वो लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो बाई चांस गलत जगह पर आ गई है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया भाई, चला जाओ ऊपर। ये आ गए हमारे पास कुछ स्पेशल सिचुएशन। अच्छा ये बताओ, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या यहां पर फिर से पैरा 9 यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और वैसे ही अगर मान लो आपने एडवांस ले रखा है, तो ये एडवांस टू रेवेन्यू
क्या मैं ये एंट्री डाल सकता हूं एडवांस टू रेवेन्यू? तो मैंने कहा पैरा 15 की कंडीशन चेक करो जो आपको बताई थी, उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। यानी एडवांस टू रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू की एंट्री डालने के लिए पैरा 9 या पैरा 15 को टेस्ट करना पड़ता है। और ये बिलिंग है। बिलिंग तो आपको सवाल में जैसा कहेगा कि भाई साहब बिलिंग इस दिन हो रही है, वो तो दो पार्टीज का रिलेशन है, कब बिलिंग करनी है, जब बिलिंग कहेगा हम तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस। इसका मतलब यह कि हमारे पास यहां पर कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी हैं। स्पेशल केसेस में क्या क्या है? स्पेशल केसेस में हमारे पास फिर से सब कंडीशन वाले सवाल हैं, लेकिन इसके अंदर आपको फिर जजमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो वी हैव क्वेश्चंस, लगभग हमारे हर पॉइंट पर क्वेश्चंस हैं। रीपरचेज कॉन्ट्रैक्ट मतलब यह कि मान लीजिए हमने सेल कर दी है और उसके अंदर रीपरचेज का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है। हमने सेल कर दी और हमने कहा भाई साहब रीपरचेज भी कर लेंगे, रीपरचेज भी का भी कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको लगता है कि रीपरचेज हम कभी भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिकॉर्ड रेवेन्यू करो जैसे करते थे। लेकिन आपको लगता है कि हम रीपरचेज करेंगे और हाई परचेज पे करेंगे, तो असल में ये फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे पास फाइनेंसिंग के रूप में डील किया जाएगा, नॉट एज पर AS 15, यानी इंड AS 115 के हिसाब से नहीं करेंगे। और वैसे ही अगर वो लो प्राइस पर है तो हम बोलते हैं वो लीज की तरह ट्रीट होगा, यानी कि आपने अपने पास, मैंने सेल की और मैंने कहा मुझे वापसी कर देना सस्ते दाम पर, तो ये लीज की अकाउंटिंग की जाएगी, वो हमारे पास लीज के रूप में होगा। तो जिन कॉन्ट्रैक्ट में रीपरचेज का एलिमेंट होता है वो बेसिकली डिस्गाइज्ड है, वो देखने से सेल के कॉन्ट्रैक्ट लग रहे हैं लेकिन सेल विद रीपरचेज है एंड हाई प्रोबेबिलिटी है रीपरचेज होने की, तो आपको उसकी अकाउंटिंग अलग प्रकार से करनी पड़ती है। दो क्वेश्चन है, आप उनको चेक कर सकते हैं। कंसाइनमेंट के केसेस में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि हमने डीलर को सामान दिया हुआ है, सेल थोड़ा ना हो गई, डीलर को सामान दिया है, तो डीलर को हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कब नहीं करते हैं। इस पर दो कंडीशंस लगा रखी हैं। पहले ये तो जानना पड़ेगा कि डीलर है कौन, वो कंसाइनमेंट की सेल है भी कि नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कंसाइनमेंट की सेल को बुक करना है, आप सारे जवाब दे देंगे कंसाइनमेंट की सेल को बुक नहीं करना है क्योंकि कंसाइनमेंट के अंदर हमारी सेल हुई नहीं है अभी तक। तो सवाल उठता है हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि वो कंसाइनमेंट की सेल है कि नहीं है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई। तो कंसाइनमेंट पे कुछ कंडीशंस हैं। डीलर विल नॉट बी ऑब्लिगेटेड टू पे, उसके अंदर ऐसा होगा हमने सामान दे दिया बट डीलर ऑब्लिगेटेड टू पे नहीं है, तथा गुड्स चाहे तो रिटर्न किए जा सकते हैं उसके द्वारा या हमारे द्वारा। हम कह सकते हैं भाई साहब मेरा माल वापस कर दो, या वो कह सकता है भाई साहब अपना माल वापस उठा लो। तो ये कंसाइनमेंट के दो कंडीशंस हैं। तो जब भी आपको कंसाइनमेंट है कि नहीं है तो आपको ना क्वेश्चन में पहले चेक करना पड़ेगा। वो बोलेगा कंसाइनमेंट का रेवेन्यू बुक करना है कि नहीं करना, तो पहले देखना भाई साहब कंसाइनमेंट है भी कि नहीं है। तो कंसाइनमेंट है भी कि नहीं है, ये दो कंडीशन लगाना, ये दो कंडीशन लगाओगे और अगर कंसाइनमेंट है तो रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो रेवेन्यू कब बुक करेंगे, जब उसके यहां पर सेल हो जाएगी, जब वो आपको ऑब्लिगेटेड टू पे हो जाएगा, जब वो आपको गुड्स रिटर्न नहीं कर पाएगा बिकॉज उसने सेल कर दिए हैं, तो ऐसे केस में अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, अन्यथा नहीं। वैसे ही बिल एंड होल्ड, कस्टमर ने आपको बोला भाई साहब मेरा बिल बना दो और सामान अपने पास ही रखो, अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। कस्टमर ने आपको बोला बिल बना दो जी, आपने बिल बना दिया, आप टीवी खरीदने गए, आपने कहा बिल बना दो भैया, आप अपने टीवी बना दिया, उसने कहा टीवी रिक्शे पे रखवाऊं, आपने कहा नहीं बाद में उठाऊंगा। वो रेवेन्यू बुक करे कि ना करे, बिल एंड होल्ड। हमने कहा भाई साहब बाद में ले जाएंगे टीवी, तो बिल एंड होल्ड है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा इस पर कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, अगर वो डिले इन डिलीवरी कस्टमर ने बोली है तथा गुड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं कौन सा टीवी है, तथा उनको हमने सेपरेटली स्टोर कर दिया है, तथा एंटिटी के पास अब उसका कोई राइट नहीं है, कोई और आदमी अगर कहता है ये टीवी मुझे दे दो तो आप नहीं दे सकते। मतलब वो आया, उसने कहा भाई साहब बिल बना दो, आपने बिल बना दिया, उसने कहा ये वाला टीवी है, यही वाला लक्की नंबर है, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको मार्क करके अलग गोदाम में रख दिया है, वो अलग स्टोर्ड है, अलग है, कोई और उस टीवी को हाथ लगाए मैं दूंगा नहीं, आई कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू। लेकिन मैंने बिल बना दिया और मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रखा, उसने कहा बिल बना दो, टीवी कल या परसों भिजवा देना, मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया, आई कैन नॉट रिकॉर्ड द रेवेन्यू। यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब बिल एंड होल्ड में अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपने कस्टमर की डिलीवरी को रोका है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, अलग से रख भी दिया, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार भी नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। ये दो सवाल देखना। फिर आता है प्रिंसिपल और एजेंट्स। अगर प्रिंसिपल हैं आप तो आप 100% रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, एजेंट है तो खाली कमीशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एयरलाइंस की टिकट्स, तो एक ट्रेवल एजेंट है वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करे, रेलवे की टिकटें बुक करता है, तो मान लीजिए 2000 रुपए की टिकट लेते हैं आप रेलवे से,
तो एजेंट उसका रेवेन्यू 2000 का रिकॉर्ड करेगा कि उसको 50 रुपए मिलने हैं वो रिकॉर्ड करेगा, ये डिपेंड करता है। तो आपको पहले देखना है कि वो आदमी एजेंट है कि प्रिंसिपल है। जो रेलवे का एजेंट है वो प्रिंसिपल है कि एजेंट है। तो आपको लग रहा है सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, रेलवे का एजेंट तो एजेंट ही है। ऐसे नहीं होता ना, कुछ शर्तें हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द एजेंट। एजेंट वो है जिसके अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा नहीं, वो रेलगाड़ी चलाएगा नहीं आपके लिए। आप ये नहीं कह सकते 2000 रुपए के अंदर ले आओ गाड़ी, तुम लेके आओ, मैं इंडियन रेलवे पे नहीं आऊंगा, तुम्हारी अपनी गाड़ी ट्रेन लेके आओ, मैं उस गाड़ी में बैठूंगा क्योंकि तुमसे टिकट बुक कराई है तो तुम अपनी रेल लेकर आओ। वो कहेगा भाई साहब मेरी अपनी कोई रेल नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको करा रहा हूं पर मैं गुड्स एंड सर्विसेज मैं डिलीवर नहीं करूंगा, वो कोई और करेगा, मैं फुलफिल करने का काम करूंगा। मतलब यह कि जो आपने मुझसे टिकट बनवाई है उस पर रेलवे आपको सर्विसेज दे दे, ये काम करूंगा, पर मैं सर्विसेज नहीं दूंगा। आई विल नॉट डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज, डिलीवर कोई और करेगा, मैं सिर्फ फुलफिल करूंगा। अगर वो नहीं पूरा कर रहा तो मैं आपको कोई और जगह से सर्विस लेके दूंगा, मैं उस रेलवे से बात करूंगा, आपका रिफंड दिलाऊंगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। नंबर 2, एजेंट का कोई इन्वेंट्री रिस्क नहीं होगा। रेलगाड़ी खाली जा रही है कोविड के दौरान, एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो एजेंट है। अगर उसकी अपनी रेलगाड़ी होगी तो इसका इन्वेंट्री रिस्क होगा, वो सोचता रहेगा मैंने इतनी सीटें बुक कर रखी हैं, कोई ग्राहक आए, कोई उसके पास रिस्क नहीं होता। और वो प्राइस खुद डिसाइड नहीं करता, प्राइस कोई और डिसाइड करता है। रेलवे के अंदर प्राइस एजेंट डिसाइड नहीं कर रहा, कोई और डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं वो एजेंट है। और अगर एजेंट है तो 50 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, 2000 रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा बस वाला है जिसने बस चलानी है, मान लो दिल्ली से बद्रीनाथ की उसने बस चलानी है, तो सारी सीटों का रिस्क उसका है, इन्वेंट्री रिस्क उसका है, प्राइस उसने तय करना है और उसी ने बस चला के ले जानी है। तो क्या बन गया, ही इज प्रिंसिपल। तो ऐसे में वो टिकट को जब रिकॉर्ड करेगा तो फुल रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। एक भी कंडीशन फेल हो गई, एक भी कंडीशन फेल हो गई तो इन दैट सिचुएशन क्या है, वो एजेंट नहीं माना जाएगा। एजेंट में सारी शर्तें हैं कि उसको प्राइस भी डिसाइड नहीं करना, उसका इन्वेंट्री रिस्क भी नहीं है, और अगर उसके पास सिर्फ फुलफिल करने का काम है तो ऐसे में अपने पास हम क्या बोलते हैं, एजेंट है। एजेंट अपना कमीशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है। 3 केसेस हैं, आप उनको जरूर चेक करना। ये क्वेश्चन है जो हमारे पास टोल रोड्स का है। तो सरकार टोल रोड चलाती है तो टोल रोड के ऊपर क्या है, 2 तरह की सड़कें होती हैं जिनमें भारत सरकार गारंटी देती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल चलाने वाले को गारंटी देता है। एल&टी ने टोल लगा रखा है और एल&टी को गारंटी दे रखी है NHAI ने। वो कह रहा है भाई साहब आप टोल लगा लो, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इतने पैसे देंगे। तो एल&टी की तो लॉटरी लग गई ना, उसे गारंटी है, लोग निकले चाहे ना निकले वहां से, किसान चाहे जाम कर दे रास्ता, वहां उन्हें क्या फर्क पड़ रहा, उन्हें उतने पैसे मिलने हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट गारंटी। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं दे रखी है तो एल&टी को चिंता हो जाएगी, अगर किसानों ने रास्ता जाम कर दिया तो उसको चिंता हो जाएगी, इसका मतलब यहां पर गवर्नमेंट गारंटी नहीं है। बट एनीवे, हम रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं दे रखी है तो एल&टी क्या करता है, जब वो सड़क बनाता है तो कहता है मेरा एक एसेट बन गया, इनटेंजिबल एसेट्स। रियल में वो इनटेंजिबल एसेट क्यों बोलता है, क्योंकि उसको असल में उसके ऊपर सड़क थोड़ा ना उसकी अपनी हो गई, सड़क तो सरकार की है, उस पर टोल लगाने की चुंगी का राइट मिला हुआ है, तो ये राइट है, इसलिए इनटेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करने के लिए कौन सा इंड एस है, उसका इंड एस 38 है जो अमोर्टाइजेशन की बात करता है। तो टोल रोड पर अमोर्टाइजेशन किसी और स्टैंडर्ड में डेल्ट है। ठीक है, तो हमने कहा हम पहले उसका एसेट बुक कर देंगे। कितने का एसेट बुक कर देंगे, जितने की फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सड़क बनाने की सर्विसेज की जो फेयर वैल्यू है उतने का वो एसेट बुक कर देगा। बोलेगा साहब मेरा जितना फेयर वैल्यू है सर्विसेज का, मैं उतने रुपए का रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड कर देता हूं और उतने रुपए का मैं एसेट भी रिकॉर्ड कर देता हूं। तो ध्यान से देखो, वो अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर रहा है और एसेट भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और एक एसेट बुक कर लिया। एसेट को वो धीरे धीरे क्या कर देगा, अमोर्टाइज कर देगा। इसका मतलब वो अपने पास खर्चा दिखा देगा। तो सरल भाषा में देखो, आज की कमाई भविष्य का खर्चा हो गया, कह सकता हूं ना, आज का रेवेन्यू भविष्य का हमारा अमोर्टाइजेशन का खर्चा हो गया। तो रियल में आपके पास इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइमिंग रेवेन्यू का हमारा स्टैंडर्ड दे रहा है। कह रहा आज ही सड़क बना दी है पूरी, तो आप आज रेवेन्यू बुक कर दो, खर्चा इसका बाद में अमोर्टाइजेशन में डालना। और चूंकि सड़क पर आप चुंगी लगाकर बैठे हैं, तो जब जब आपको चुंगी मिल रही है, जो भी आपको टोल मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ये अमाउंट आप कलेक्ट कर लेंगे। और उस सड़क पर चुंगी के अलावा भी कुछ खर्चे होंगे, रख रखाव पर, सफाई पर जो खर्चा होगा उसको रिकॉर्ड कर देना।
तो इसका मतलब चुंगी वाले केसेस के अंदर हम अपने पास एंट्री कर डालते हैं इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, लेटर ऑन इंटेंजिबल एसेट को अमॉर्टाइज कर देते हैं, और जो लोग वहां से एक्चुअल में निकल रहे हैं वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू हो जाता है। ओवर द पीरियड धीरे धीरे रेवेन्यू बुक होगा, और साथ में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार ने गारंटी दे रखी है कि आपको इतने पैसे मिलने हैं, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हम बोलते हैं साहब गवर्नमेंट का जो आपको पैसा मिलना है वो आपका रिसीवेबल हो गया, नाउ देयर इज नो नीड टू मेक एन इंटेंजिबल एसेट। सरकार आपको पैसा देगी तो आपका रिसीवेबल हो गया, तो ये हो गया रेवेन्यू। तो वहां बोला था इंटेंजिबल एसेट, यहां बोल दिया गवर्नमेंट का रिसीवेबल। अब चूंकि सरकार आपको कौन सा सारा पैसा एक ही सम दे देगी, वो भी टुकड़ों में देगी, तो हम उसके ऊपर अपना फाइनेंस इनकम बुक करते हैं। तो यानी जो आपने रिसीवेबल दिखाया उस पर आप अपने पास और रिसीवेबल को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी इनकम बुक हो रही है। लेटर ऑन जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल हो जाएगा। तथा सरकार सड़क चलाने के भी आपको हर साल पैसे देगी, तो गवर्नमेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ये कौन सा अमाउंट होगा? जितना आपका बचा हुआ बैलेंस है। मान लो उसने आपसे कहा हम आपको 50 करोड़ रुपए देंगे, तो हम कहेंगे ठीक है 50 करोड़ में सड़क बनाने के इतने हैं, ब्याज के इतने हैं और बाकी के पैसे इतने हैं, हम उसके अंदर एलोकेट कर लेंगे और अपने पास इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 75 चेक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। इसके अलावा आता है हमारे पास कुछ स्पेशल एसेट्स जो हम बनाते हैं अंडर इंड AS 115। ये स्पेशल एसेट्स क्या हैं? कई बार हमारे पास ऐसा होता है, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए काम करते वक्त हमें कुछ एसेट बनाने पड़ जाते हैं। शादी आपकी है, टेंट मैं लगा रहा हूं, उसके अंदर आपने कहा फुवारा बना दो, मैंने कहा ठीक है। शादी तुम्हारी हो रही है और उसके लिए फुवारा मैं बना रहा हूं, और वो फुवारा मेरे पास 1-2 शादियों तक चल जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या वो मेरा एक स्पेशल एसेट हो गया? द आंसर इज यस। उसकी बहुत लंबी लाइफ चौड़ नहीं है, तो वो मैंने कहा इन्वेंट्री में भी नहीं है, 16 नंबर में भी नहीं आया, 38 नंबर में भी नहीं आया। मैंने कहा साहब ऐसी स्थिति में आप उसको अपने पास 115 में एसेट बोल दो। ये यूनिक एसेट्स होते हैं, और इनमें मैंने एक एसेट बताया था आपको कि इसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट भी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कोई पैसा दे रखा है जिसमें आपको पता है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो उस रेवेन्यू को भी हम क्या बोलते हैं कि हाँ, उस खर्चे को भी हम क्या बोलते हैं? हमारा स्पेशल एसेट है। हम ऐसे में उस स्पेशल एसेट को, चूंकि वो किसी स्टैंडर्ड में आया नहीं, ना 16 में आया ना 38 में आया, तो अगर वो बना भी इसमें है तो अमॉर्टाइज भी इसमें होगा। एक कॉमन सेंस लगाओ, एक एसेट को आप बोल रहे हैं 16 में भी नहीं आया, 38 में भी नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में लग गया हमारा। तो ऐसे में अब मेरे को दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेरे को उसमें पिलर का डिजाइन बनाना पड़ गया, तो मैंने अब उसके लिए पिलर के लिए डिजाइन बनाया। वैसे किसी काम का नहीं है, पर पिलर का डिजाइन दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए बनाया। मुझे लगता है कि मैं इसको अपने पास अगले 6 महीने तक यूज करूंगा, तो क्या वो अगले 6 महीने में वो अमॉर्टाइज भी करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। मैं उसको अपने पास 6 महीने में अमॉर्टाइज भी करूंगा, यानी कि दैट विल बी अमॉर्टाइज्ड आल्सो। ओके, जब अमॉर्टाइज करेंगे तो हम अपने पास अमॉर्टाइजेशन जब करेंगे ओवर द इट्स यूजफुल लाइफ करेंगे, और उसके अंदर भी इंपेयरमेंट को चेक करेंगे। और इस पर भी हमारे पास एक सवाल है या पता नहीं है कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो उन स्पेशल एसेट्स का क्या होगा। अगर कोविड जैसी स्थिति आ जाए तो उन स्पेशल एसेट्स को चेक करना पड़ेगा, कहीं वो इंपेयर तो नहीं हो गए। इसके अलावा जो हम लाइसेंस और रॉयल्टी देते हैं, इस पर सवाल उठता है कि वो पीआईटी पर बेस्ड होंगे कि एसओटी पर बेस्ड होंगे। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर मान लीजिए हम कोई लाइसेंस किसी को दे रहे हैं या फ्रेंचाइज दे रहे हैं या कोई राइट दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, हमने आपको पेन ड्राइव दे दी, पेन ड्राइव में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं देंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप उसको पीआईटी पर रिकॉर्ड कर देंगे। मैंने आपको पेन ड्राइव बताई और वही मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया। लेकिन अगर उसके अंदर कोई चेंज है, हमने कहा हम बार बार चेंज करेंगे या बार बार आपको सपोर्ट देंगे या बार बार मेंटेनेंस करेंगे या बार बार इंप्रूव करेंगे, अगर हम कुछ में इनमें से कोई भी काम बार बार करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम एसओटी पर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्वेश्चंस को आप चेक कर लेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन भी कर देते हैं। किन केसेस में कंबाइन कर देते हैं? अगर वो सिंगल की स्पेलिंग ठीक नहीं है, नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज हैविंग सेम कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो अगर एक ही पीओ है, अगर एक ही पीओ है तो आप अपने पास क्या बोल देंगे कि हाँ ठीक है, एक पीओ है तो कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में है पीओ एक ही है, एक में लिखा हुआ है सीढ़ी बनाएंगे, एक में लिखा है मकान बनाएंगे, है ये मकान एक ही है, तो इसका मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट में है ये एक है। और मैंने कहा हमारे पास ये कंसिडरेशन एक दूसरे पर निर्भर करती है, मकान की और सीढ़ी की कंसिडरेशन एक जैसी है, तो ऐसे में आप क्या कर देंगे? आप उसको कंबाइन कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कंबाइन नहीं करेंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन, बट देयर आर 3 स्मॉल क्वेश्चंस ऑन इट।
लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है तो क्या होता है। तो मॉडिफिकेशन अगर हो जाती है और उससे स्कोप बढ़ जाता है, सिर्फ बढ़ने की बात है, घटने की बात नहीं है, काम बढ़ जाता है तथा उसका प्राइस भी वही है जो मार्केट का प्राइस है, तो ऐसे में आप उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट मानो और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर लो। काम बढ़ा है और वो मार्केट प्राइस से ही बढ़ा हुआ है तो अलग हो गया, लेकिन काम बढ़ा या घटा है लेकिन बचे हुए गुड्स डिस्टिंक्ट हैं। अब डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन क्या थी, पीओ निकालते हुए डिस्टिंक्ट की बात करी थी, कस्टमर कैन बेनिफिट्स और इन ओन एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, यानी जो दे दिया सो दे दिया, आगे देने वाले अलग हैं, पिछले देने वाले जो हो गए सो हो गए। ऐसे में पिछले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मानो और नया कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। इस पर बड़े सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं। और तीसरा हो गया जहां पर आप कहते हैं कि नहीं भाई साहब वही वाले गुड्स हैं जो पिछले चल रहे थे, उसी में काम चल रहा था, मकान बना रहे थे, आधा मकान बन गया और प्राइस चेंज हो गया, आधा मकान बन के प्राइस चेंज हो गया, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सी क्वेश्चन नंबर 19। तो दिस वाज योर टोटल डिस्कशन ऑन दिस स्टैंडर्ड। डू प्रॉपरली यूटिलाइज दिस वीडियो फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज फॉर प्रॉपर रिवीजन। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।